देखिए, एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रही है। उस तस्वीर में आप भी दिख रहे हैं और साथ में अमित शाह तो हैं ही। पूछा चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान साथ रहेंगे ना, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने बिहार के चुनाव को एक चुनौती के रूप में लिया है और बिहार के चुनाव को हम जीतेंगे। तो हमने कहा बीजेपी जीतेगी या एनडीए जीतेगी। किसी ने यह सवाल भी पूछ दिया कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल तो है। उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व से, उन्होंने थोड़ा घुमाया, अमित शाह ने कहा अभी तो कर रहे हैं, अभी तो कर रहे हैं, अभी तो कर रहे हैं। यह कह देने से कि जो आप समझ रहे हैं वही है। अरे आप कहिए तो, आप कहिए तो, क्यों नहीं कहने का साहस हो रहा है। और अमित शाह की जो छवि है, हाँ, कड़क छवि, हाँ, जी। अमित शाह के टेबल को समझना था। तो हमने यह पूछा कि भाई बिहार के चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंट है ना? ऐसा नहीं कि कोई अमित शाह से वहां डर रहे थे, उससे ज्यादा परेशान है जो हमने आपको कैमरा बता दिया था। हमने पूछा बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार करते रहेंगे ना? लालू यादव की मानसिक सेहत पर कोई सवाल नहीं था। लालू यादव मेंटली आज भी फिट है। तलवार से केक काटना, अब लोग गुलदस्ता दे रहे हैं, वो छू भी नहीं रहे हैं, ले भी नहीं रहे हैं, आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे रहना, पैर पर पैर चढ़ाकर, पहले भी ऐसे ही बैठा करते। तेजस्वी यादव ने भी तो चुनौती दी कि बिहार में जमाई आयोग बना लीजिए। मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं ना कि जून में और जुलाई में बीमार घोषित कर देंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ नहीं करेंगे। किसी एमएलए की हिम्मत नहीं हो रही है, किसी पार्टी के एमएलए की, कि वह प्रशांत किशोर के खिलाफ हो। प्रशांत किशोर वहां पहुंच गए जहां आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव के लिए, लालू यादव के लिए चुनौती फिलहाल यह एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र, नीतीश कुमार के यादव चुनाव जीत जाते हैं और लालू यादव के यादव चुनाव, जहां कई राजपूत लड़ते हैं और लालू यादव के पहलवान बाजी। मुझे लगता है कि यह खबर जानबूझकर फैलेगी। प्रभुनाथ सिंह के परिवार को चुनौती देने वाले बनियापुर में केदारनाथ सिंह को चुनौती देने वाले दो लोग मुख्य रूप से, तारकेश्वर सिंह तब बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन प्रभुनाथ सिंह के। प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह, वह भी जेडीयू के टिकट पर ही मांझी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रभुनाथ सिंह के जो भतीजे हैं युवराज सुधीर सिंह, वह चिराग पासवान के करीब है। हमने वो दौर भी देखा है कि जब प्रभुनाथ सिंह के दरवाजे से टिकट बंटते थे, लोग सिंबल ले जाते थे। अब सवाल पैदा होता है कि महागठबंधन में बनियापुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां प्रभुनाथ सिंह का दबदबा कायम है और दूसरा जो बनियापुर ब्लॉक है वहां भूमिहारों का दबदबा है। केदारनाथ सिंह आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह का मोहभंग हो चुका है लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, आरजेडी से। ये एनडीए फोन से प्रभुनाथ सिंह के परिवार में कितने टिकट, और देखिए बनियापुर, मसरख, ये सब विधानसभा क्षेत्र हैं जो गोली बम बारूद के लिए जाना जाता है। जेडीयू इस बात पर कायम है कि एलजेपी आर से मेरा गठबंधन। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, प्लाटो ने बहुत खूब कहा था कि यदि हम पूरे विश्वास के साथ लड़ते हैं तो हमारी शक्ति दुगनी हो जाती है। देखिए, जनता भी इस बार लड़ाई के मूड में है, जनता भी इस बार आर पार करने के मूड में है और जनता भी इस बार हिसाब किताब करने के मूड में है। और मूड में क्यों ना रहे, आपको मालूम है कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। देखिए, एक बार फिर से लाइव सिटीज आपके लिए लेकर आ चुका है बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट। और देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में हम 6 विधानसभा सीटों का जिक्र करेंगे। अब वो 6 विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं, आइए एक नजर डालते हैं। पहली सीट है बनियापुर की सीट, दूसरी है बेलहर की सीट, तीसरी बख्तियारपुर की सीट, चौथी है शिवहर की सीट, पांचवी है मोतिहारी की सीट और छठी होगी दिनारा की सीट। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, एक बार फिर से बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट आ गया है, तो पहली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बनियापुर की सीट। क्या खबर है बनियापुर से? देखिए, बनियापुर की सीट की आप चर्चा करना चाहती हैं
बनियापुर, सारण, छपरा में है। और देखिए, छपरा और सिवान को यदि आप पहचानेंगे, एक वक्त था जब छपरा में प्रभुनाथ सिंह की तूती बोलती थी, छपरा, सारण और महाराजगंज में, और सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। हमने वो दौर भी देखा है कि जब प्रभुनाथ सिंह के दरवाजे से टिकट बंटते थे, लोग सिंबल ले जाते थे। तो देखिए, बनियापुर विधानसभा सीट, वहां विधायक कौन है? केदारनाथ सिंह, प्रभुनाथ सिंह के भाई। प्रभुनाथ सिंह सजायाफ्ता हो चुके हैं। अशोक सिंह विधायक मर्डर केस में पिछले कई वर्षों से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उनके एक और भाई जेल में हैं, कई और लोग जेल में हैं। लेकिन बनियापुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां प्रभुनाथ सिंह का दबदबा कायम है, और यह दबदबा 2010 के विधानसभा चुनाव से प्रकट हो रहा है। इसलिए प्रकट हो रहा है कि 2009 में जब विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र का नए तरीके से परिसीमन हुआ, तो बनियापुर विधानसभा क्षेत्र का भूगोल और जातिगत समीकरण बदल गया। 2010 के पहले के विधानसभा चुनाव तक, 2005 को हम याद करें, तो यहां भुनियार जीतते थे, धूमल सिंह चुनाव जीते। लेकिन 2010 से 2010, 2015, 2020 केदारनाथ सिंह ही आरजेडी से चुनाव जीते हैं, प्रभुनाथ सिंह के भाई, जेल में रहते हुए भी। 2015 में यह चुनाव जीते जेल में रहते हुए, ये बरी हो गए, ठीक है ना। तो केदारनाथ सिंह का दबदबा, क्योंकि ऐसा भूगोल बदला कि 2 ब्लॉक है। मसरख ब्लॉक जो है बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में, वहां राजपूतों का दबदबा है। हाँ, और दूसरा जो बनियापुर ब्लॉक है, वहां भुनियारों का दबदबा है। तो लड़ाई भी कुछ ऐसी ही होती है। अब देखिए, 2025 में जो समीकरण बदल रहे हैं, केदारनाथ सिंह आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। नहीं लड़ने जा रहे। अच्छा। क्योंकि प्रभुनाथ सिंह का मोहभंग हो चुका है लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, आरजेडी से। पहले तो साथ ही थे, अब क्यों मोहभंग हुआ? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रभुनाथ सिंह अपने बेटे रणधीर सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते थे महाराजगंज से, लेकिन लालू यादव ने टिकट नहीं दिया। लालू यादव ने सीट दे दी कांग्रेस को, और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह चुनाव वहां लड़े। देखिए, प्रभुनाथ सिंह अखिलेश सिंह के भी बहुत करीब थे, और जब टिकट का फैसला हो रहा था, सीट का फैसला हो रहा था, तो प्रभुनाथ सिंह अस्पताल में थे, और अखिलेश सिंह से दिल्ली में मुलाकात की तस्वीर भी वायरल हुई। अच्छा। तो वहां से संबंध, जब टिकट नहीं मिला तो कटा शुरू हो गई। और अब आप कह सकते हैं कि केदारनाथ सिंह ही नहीं, सिर्फ पूरा प्रभुनाथ सिंह परिवार जो है वह जेडीयू के करीब जा चुका है। जेडीयू के करीब जा चुका है, यानी कि बड़ा खेल हो गया। हाँ, बड़ा खेल हो गया है। तो 2025 में बनियापुर से 2010, 2015, 2020 में जीते आरजेडी के सिंबल पर बिल्कुल केदारनाथ सिंह 2025 में आपको जेडीयू के टिकट पर, मतलब एनडीए फोल्ड से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एनडीए फोल्ड से प्रभुनाथ सिंह के परिवार में कितने टिकट, क्योंकि देखिए, केदारनाथ सिंह तो सिटिंग है, बिल्कुल, तो उनको टिकट मिलना है। उनके पुत्र ऋतुराज सिंह जो दिल्ली में लॉ की पढ़ाई किए, दिल्ली में ही रह रहे थे, 2015 में जब इनके पिता जेल में थे और चुनाव आ गया था, तो ये चुनाव लड़ने को अपने पिता को लड़ाने को आए थे, और फिर बिहार में ही रह गए। और इन्होंने एक संस्कृति, बनियापुर की संस्कृति बदलने की कोशिश की कि नेता के दरवाजे पर आपको जाना है, ऐसा न होकर यह खुद जनता के दरवाजे पर जाने लगे। और देखिए, बनियापुर, मसरख, ये सब विधानसभा क्षेत्र हैं जो गोली, बम, बारूद के लिए जाना जाता है। अशोक सिंह विधायक की हत्या ही हुई थी। तो केदारनाथ सिंह तो भाई सिटिंग है, तो उन्हें टिकट मिलेगा ही मिलेगा। अब जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह, वह भी जेडीयू के टिकट पर ही मांझी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रभुनाथ सिंह के जो भतीजे हैं युवराज सुधीर सिंह, वह चिराग पासवान के करीब हैं। वह एलजेपी से तरैया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो प्रभुनाथ सिंह के परिवार में कितना टिकट जाएगा, यह देखने की बात होगी। अब थोड़ा इतिहास समझिए कि यहाँ लड़ाई कैसे होती रही है। देखिए, प्रभुनाथ सिंह यदि
बलशाली हैं तो उनके दुश्मन भी बहुत हैं, जाहिर है। और दुश्मनी में ही अशोक सिंह की हत्या हुई थी, बिल्कुल। जिनसे प्रभुनाथ सिंह चुनाव हारे थे। तो हम 2020 में, पहले 2020 का नतीजा बताते हैं। केदारनाथ सिंह, प्रभुनाथ सिंह के भाई, आरजेडी के उम्मीदवार 65,194 मत लाकर चुनाव जीते। और वीरेंद्र कुमार ओझा, 2020 में यह सीट महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी को मिली थी। अच्छा, वीआईपी को। तो देखिए, पहले खबर यह चल रही थी कि प्रभुनाथ सिंह के सबसे बड़े दुश्मन तारकेश्वर सिंह को वीआईपी पार्टी टिकट देगी। अब अंदर की बात बताते हैं 2020 की जी, कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, भाजपा के सांसद, उन्होंने महागठबंधन में इस बात की सिफारिश की कि किसी भी कीमत पर तारकेश्वर सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए। जनार्दन सिग्रीवाल ने सिफारिश की जी। हाँ, सिफारिश की। और तारकेश्वर सिंह की सिफारिश कबूल हुई। अच्छा, तारकेश्वर सिंह को टिकट नहीं मिला और वीरेंद्र कुमार ओझा, विकासशील इंसान पार्टी के जाति से भूमियार, वह उम्मीदवार बने। 37,405 मत लाया इन्होंने। दूसरे स्थान पर रहे, चुनाव हारे 27,789 मतों से। लेकिन जब तारकेश्वर सिंह को वीआईपी से टिकट नहीं मिला तो वो कहां चले गए? चिराग पासवान की पार्टी में, एलजेपीआर। उन्हें 33,082 मत आए और वह तीसरे स्थान पर रहे। चौथे स्थान पर सुमित कुमार गुप्ता, इनका नाम हमने क्यों लिया आगे बताएंगे, इंडिपेंडेंट, 12,485 मत लाए। ठीक है। तो 27,789 मतों से जीत हुई केदारनाथ सिंह। अब 2015 के चुनाव को देखेंगे तो केदारनाथ सिंह जीते थे जेल में रहते हुए, 69,851 मत। तारकेश्वर सिंह तब बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन प्रभुनाथ सिंह के परिवार के, ठीक है। उन्हें 53,900 मत आए। और वीरेंद्र कुमार ओझा तब भी चुनाव लड़े थे, तीसरे पायदान पर रहे थे, उन्हें इंडिपेंडेंट लड़े थे, उन्हें 13,545 मत आए थे। तो 15,951 मतों से चुनाव जीते जी। अब देखिए 2010 केदारनाथ सिंह आरजेडी 45,259 मत। वीरेंद्र कुमार ओझा जेडीयू से लड़े। अच्छा, ठीक है ना जी। इन्हें 41,684 मत। और सच्चिदानंद राय जो एमएलसी हैं वह भी चुनाव लड़ गए थे 2010 में। 2010 में उन्हें 7,676 मत। जीत हार का अंतर 3,575। तो देखिए इन तीन चुनाव परिणामों से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार को चुनौती देने वाले बनियापुर में केदारनाथ सिंह को चुनौती देने वाले दो लोग मुख्य रूप से हैं। एक वीरेंद्र कुमार ओझा जाति से भूमियार और दूसरा तारकेश्वर सिंह। बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन ये अब तक जीते नहीं है। तो ये फिर 2025 की रेस में शामिल है। तारकेश्वर सिंह स्वयं अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वह सजा याफ्ता हो चुके हैं, जमानत पर बाहर है। ठीक है। तो अब देखिए प्रभुनाथ सिंह के परिवार का दबदबा, अब ये जो केदारनाथ सिंह है ना, वह प्रभुनाथ सिंह के नेचर सिग्नेचर वाले नहीं है। अच्छा, ये बम गोली बंदूक वाले नहीं है। यह विधानसभा में काम करते थे। अच्छा, इन्हें इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़ाया गया था। यह आपकी गाड़ी का दरवाजा भी खोल देंगे। अच्छा, तो इनका स्वभाव थोड़ा दूसरा है। और देखिए प्रभुनाथ सिंह भले जेल में हैं, लेकिन आज की तारीख में भी उनके प्रति समर्पित लोगों की संख्या बड़ी है। कि आपको हम बताएं, क्योंकि मैं बहुत सारी खबरें रखता हूं कि एक हरिंदर ड्राइवर है। अच्छा, ठीक है ना जी। जैसे आप सुनते हैं कि नीतीश कुमार के साथ हरिंदर जी हैं। जी, हाँ। तो ऐसे ही प्रभुनाथ सिंह के साथ भी एक हरिंदर ड्राइवर है पिछले 35 सालों से। और प्रभुनाथ सिंह तो जेल में है, लेकिन हरिंदर ने नौकरी नहीं छोड़ी। वह आज भी जेल के गेट के बाहर गाड़ी लगाकर वहीं सोता है, खाता है, पीता है। आज भी पता नहीं कब नेताजी बाहर निकल जाए, कब उन्हें बाहर आने का मौका मिल जाए। अच्छा, ठीक है ना। इसी तरीके से एक वफादारी तो इसी तरीके से एक राजेश्वर सिंह गार्ड है। ठीक है। 1996-1995 से है। जब प्रभुनाथ सिंह सजा याफ्ता हो गए, जेल चले गए, तो केदारनाथ सिंह ने उन्हें अपने साथ रख लिया। हाँ। तो ये सारी, और केदारनाथ सिंह के बारे में यह भी जानना आवश्यक है कि 2010, 2015, 2020 जीते, लेकिन पहले दो विधानसभा चुनाव हारे भी हैं। तो अब तो हमने कह दिया कि जेडीयू से केदारनाथ सिंह लड़ेंगे। बिल्कुल। अभी उनके पुत्र जिन्हें जेडीयू ने
प्रदेश में पदाधिकारी भी बनाया है किसी विंग में। तो वे चाहते हैं कि पिता ही चुनाव लड़े, मतलब ऋतुराज सिंह चाहते हैं कि पिता ही चुनाव लड़े। अब सवाल पैदा होता है कि महागठबंधन में, बिल्कुल, क्योंकि लालू यादव के सामने एक बड़ी चुनौती है कि प्रभुनाथ सिंह के मुकाबले, प्रभुनाथ सिंह के बराबर का शख्सियत कौन होगा, सारण और मतलब महाराजगंज की राजनीति में कहां तलाशे। बिल्कुल। तो जो प्रभुनाथ सिंह के विरोधी हैं वह अब कांग्रेस की देहरी पर हैं या आरजेडी की देहरी पर है। बिल्कुल, यह सीट इस बार वीआईपी को नहीं मिलने जा रही नहीं मिलेगी। हाँ। तो देखिए अब कांग्रेस में कौन कौन लोग दावेदारी कर रहे हैं या जिनके नामों की चर्चा चल रही है। तो वीरेंद्र कुमार ओझा फिर से चुनाव लड़ने को तैयार है। कहा जा रहा है कि वीरेंद्र कुमार ओझा खुद भी लड़ना चाहते हैं और उनके पुत्र भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब पिता पुत्र दोनों में किसी को टिकट मिल जाए। ठीक है। हम जब बात कर रहे थे बनियापुर में, तो एक और इंटरेस्टिंग बात मालूम हुई कि लोकसभा चुनाव के वक्त वीरेंद्र ओझा मतलब पिता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ थे। अच्छा, ठीक है ना जी। और जो पुत्र थे वह अखिलेश सिंह के बेटे आकाश के साथ। ठीक है ना। तो पिता पुत्र दोनों लगे। तारकेश्वर सिंह के बारे में हमने कह दिया सजा याफ्ता है, वे लड़ नहीं सकते हैं। तो वह चाहते हैं बेटा या पत्नी किसी को टिकट मिल जाए। उनकी कोशिश में अब देखिए तीसरे जो कांग्रेस में लगे हैं उनका नाम है डॉक्टर जगजीत पांडे। अच्छा। ये कैंसर के बड़े डॉक्टर हैं और एम्स पटना में कैंसर डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। इनकी चर्चा लोकसभा चुनाव के समय भी हो रही थी और तब चर्चा हो रही थी बीजेपी से और कहा जा रहा था कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता के परिवार में इन्होंने इलाज किया है। अच्छा। इसलिए सीधी सिफारिश वहां से है। ठीक है। तो तब तो टिकट मिला नहीं। हाँ। और अब केदारनाथ सिंह जेडीयू के फोल्ड में चले गए तो इन्हें चुनाव लड़ना है तो फिर आपको महागठबंधन के फोल्ड में आना पड़ेगा। हाँ। तो डॉक्टर जगजीत सिंह लेकिन आरजेडी भाई प्रभुनाथ सिंह यदि जेडीयू की ओर जा रहे हैं तो कैसे आरजेडी काउंटर करेगा? नहीं, कैसे बनियापुर की दावेदारी छोड़ दे, उसकी सीट है, जीती हुई सीट है और छोड़ देना सीधे तौर पर कांग्रेस लड़ लो, सरेंडर ही किया जाएगा ना। तो आरजेडी में देखिए एक रितेश सिंह मुखिया है। अच्छा। इनकी पहचान भी प्रभुनाथ सिंह ही रहे हैं। ये भी प्रभुनाथ सिंह के साथ जेल काटते रहे। अच्छा। लेकिन प्रभुनाथ सिंह सजा याफ्ता हो गए और ये बरी हो गए। तो जैसे ही ये बरी हुए इन्होंने प्रभुनाथ सिंह से नाता तोड़ लिया है और कहा जा रहा है कि अब यह आरजेडी में लगे हैं कि इन्हें टिकट मिल जाए। आरजेडी से न मिले तो यह प्रशांत किशोर की ओर भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, जनसुराज की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन अब जनसुराज में बहुत सारी हिस्ट्री देखी जा रही है। तो और अभी यह अखिलेश सिंह के करीब भी बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के जो सांसद हैं चांदनी सिंह, अशोक सिंह की पत्नी। अच्छा जी। ठीक है ना जी। जिला परिषद के चुनाव में पूरे सारण में सबसे अधिक मतों से चुनाव जीती थी चांदनी सिंह। हाँ। और देखिए चांदनी सिंह के साथ प्रभुनाथ सिंह के समर्थक भी हो गए थे और प्रभुनाथ सिंह के दुश्मन तो थे ही। समर्थक भी हो गए। हाँ, सहानुभूति। अच्छा। देखिए चांदनी सिंह चुनाव प्रचार करने को बिना चप्पल के पैदल निकल गई थी। बिना चप्पल के। अच्छा। और घर घर जाना, इसके बाद जो सहानुभूति की लहर पैदा हुई वह सबसे अधिक मतों से चुनाव जीती। बिल्कुल। हाँ। देखिए हमने कहा था कि 2020 के चुनाव परिणाम में हम सुमित कुमार गुप्ता इंडिपेंडेंट का वोट भी बता रहे हैं। हाँ। तो ये भी लगे हुए हैं आरजेडी से। अच्छा। टिकट की चाहत रखते हैं। जी। अब जनसुराज की बात कर लें। बिल्कुल। तो जनसुराज में श्याम सिंह है, उनके नाम की चर्चा चल रही है। पुष्पा सिंह है, जिला परिषद की पूर्व सदस्य हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है। सुरेश शाह है, पूर्व मुखिया है सतुआ के। तो बनियापुर की लड़ाई दिलचस्प होनी है। और देखा यह जाना है कि प्रभुनाथ सिंह मतलब अब आरजेडी फोल्ड से जेडीयू के फोल्ड में संबंध तो नीतीश कुमार से पहले भी रहे और तनका चलने वाले रहे हैं प्रभुनाथ सिंह। उधर जाते हैं तो पब्लिक क्या कहती है? हाँ, पब्लिक क्या कहती है। लेकिन जैसे आप मोकामा में देखते हैं कि चुनाव अनंत सिंह जीतते हैं, हाँ। वैसे ही बनियापुर का हाल भी होता है। तो यहाँ क्या होगा यह देखने की बात होगी। पहले केदारनाथ सिंह के सामने उम्मीदवार कौन होता है यह तय होगा। यह बड़ा सवाल है। तो चलिए अब हम जिक्र करेंगे आपकी तस्वीर का।
आपकी एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रही है। उस तस्वीर में आप भी दिख रहे हैं और साथ में अमित शाह तो हैं ही। तो अब ऐसे में लोग जानना चाह रहे हैं कि लगातार हम लोग भी फील्ड पर रहते हैं, लोग हमसे भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है, ये राज कब खुलेगा कि उस दिन क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ कहा गया उस तरफ से, लोग जानना चाह रहे हैं। समरीन जी, तो आप तो 10 जून की रात से ही परेशान हैं। हाँ हाँ जी, क्योंकि आपको भी खबर नहीं थी कि मैं खबर अमित शाह नहीं से थी। मिलने जा रहा हूँ। अमित बिल्कुल। शाह ने भोज पर आमंत्रित किया है देश के कुछ पत्रकारों को, जिनमें बिहार से मैं भी शामिल हूँ। बिल्कुल और आपने देखा ही कि साथ में सौरभ द्विवेदी थे, शुभांकर मिश्रा थे और तमाम लोग थे। तो वहाँ बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी हाँ, बातें हुई। लेकिन मैं उन बातों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि अनौपचारिक बातचीत थी। और अनौपचारिक बातचीत को खुले मंच पर रखना ठीक है भी नहीं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि कई लोगों ने उस बातचीत के बारे में जानकारी दे दी है। तो करीब 1 घंटे की मुलाकात थी। ठीक है, 1 घंटे की मुलाकात। 1 घंटे। हाँ, हम लोग जितना समय सोचे थे उससे अधिक की मुलाकात, उससे अधिक की मुलाकात हुई और साथ में खाना। और बिल्कुल अमित शाह इस बातचीत में लग नहीं रहे थे कि गृह मंत्री हैं, और अमित शाह की जो छवि है बिल्कुल कड़क, हाँ कड़क छवि है। कड़क छवि, हाँ, जी। तो आप बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते थे, कुछ भी जान सकते थे और किसी भी सवाल का जवाब देने को वो तैयार थे। और वो अच्छे होस्ट दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है ना? जी जी हाँ, जी, वो अच्छे होस्ट दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन मेरे साथ जो तस्वीर सौरभ द्विवेदी की वायरल हो गई, अब लोगों ने उसे जिस रूप में देखा, अब कैमरा उसी वक्त क्लिक कर गया जब वो बैठ रहे थे। देखिए, किसी नजर झुकी हाँ थी, हाँ देख हाँ रहे हाँ थे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कोई अमित शाह से वहां डर रहे थे। जिन्हें जो सवाल पूछना था वो सवाल पूछा गया और अमित शाह ने उन सवालों का जवाब दिया, अच्छे से जवाब दिया। देखिए, देश दुनिया की तमाम बातें हुई, ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई, पहलगाम की बात हुई, बांग्लादेश की बात हुई, बंगाल चुनाव की बात हुई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जहां नियुक्त किए जाने उसकी बात हुई, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा हुई, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार की बात हुई, ये तमाम बातें हुई जो आप पूछ सकते थे। लेकिन अपना मकसद तो बिहार था, अपना मकसद तो बिहार था, क्योंकि मैं तो बिहार का डॉक्टर हूँ, बिहार की राजनीति को समझता हूँ, ठीक है ना? और हमारे जो व्यूअर्स हैं वह भी बिहार को जानना चाहते हैं। तो हमने बिहार के सवाल पूछने शुरू किए। पहले अमित शाह के टेबल को समझना था, तो हमने यह पूछा कि भाई बिहार के चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंट है ना? अच्छा, हाँ, ठीक है, कि एनडीए की वापसी होगी। तो उन्होंने कहा चुनाव होता है और मैं प्रत्येक चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ता हूं। हमने कहा हाँ, भाजपा तो 365 दिन चुनाव लड़ रही होती है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने बिहार के चुनाव को एक चुनौती के रूप में लिया है और बिहार के चुनाव को हम जीतेंगे। अमित शाह का यह कॉन्फिडेंस। पहले उन्होंने कह दिया बीजेपी जीतेगी। अच्छा, हाँ, तो हमने कहा बीजेपी जीतेगी या एनडीए जीतेगी? उन्होंने कहा एनडीए जीतेगी। हाँ, उन्होंने तुरंत करेक्ट किया, एनडीए जीतेगी। और उन्होंने यह भी, जब देखिए नीतीश कुमार की बात शुरू हो गई तो किसी ने यह सवाल भी पूछ दिया कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल तो है। उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व से, उन्होंने थोड़ा घुमाया, नीतीश कुमार के नेतृत्व से किसी को परेशानी नहीं है। नीतीश कुमार से बैर बिहार की जनता को नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार से नफरत नहीं है। समझे? बिल्कुल स्पष्ट संकेत थे कि नीतीश कुमार से नफरत तो नहीं है, जिस एंटी इनकम्बेंसी की लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ऐसा गुस्सा कहीं नहीं है कि नीतीश कुमार की सत्ता को उखाड़ देना है, खत्म कर देना है। लेकिन सेहत का सवाल है। सेहत का सवाल है, बिल्कुल, हाँ। लेकिन जिस सवाल को जानने के लिए आप सबसे ज्यादा परेशान हैं, जो हमने आपको आप कैमरा बता दिया था, बिल्कुल जी, हमने पूछा, हाँ, बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार करते रहेंगे ना? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप याद कीजिए इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव से, हाँ, जो हंगामा उसके बाद, जी, अमित शाह ने कहा अभी तो कर रहे हैं, अभी तो कर रहे हैं, अभी तो कर रहे हैं, बड़ा इशारा। हाँ, जी। और जैसे ही उन्होंने कहा कि अभी तो कर रहे हैं, सौरभ द्विवेदी ने कैच कर लिया। अच्छा, सौरभ द्विवेदी ने कैच कर लिया कि ज्ञानेश्वर जी, आपने तो
मतलब सवाल को। बिल्कुल। हाँ, तो जी। ऐसा नहीं हुआ कि इसके बाद अमित शाह ने उसे करेक्ट किया, ठीक है। अमित शाह को जितना कहना था उन्होंने उतना ही, मैसेज हाँ, दे दिया हाँ, उतना ही मैसेज दिया। हाँ हाँ हाँ। हमने पूछा चिराग पासवान को लेकर, अच्छा, हाँ, ठीक हमने है। पूछा चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान के पैतरे आप देख ही रहे हैं। 243 सीटों 243, खैर उन्होंने कुछ दूसरे लहजे में कहा था, हाँ, हाँ। 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, यह बात तो है ही नहीं ना। अब वह अपने को नरेंद्र मोदी मानने लगे हैं कि भाई, जैसे नरेंद्र मोदी कहते थे लोकसभा चुनाव में कि आप कमल निशान देखो और सभी जगह उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी को देखो। तो वही लहजा उन्होंने पकड़ लिया है, क्योंकि अपने को वो नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं कि सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार चाहे कोई हो, तुम चिराग पासवान को देखो। बिल्कुल, ठीक है। जी जी जी। तो हमने पूछा चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान साथ रहेंगे ना। अच्छा, हाँ जी। अमित शाह ने साफ कहा कि हाँ साथ रहेंगे, बोल दिया हाँ उन्होंने कहा साथ रहेंगे। हाँ जी। लेकिन हमने यह सवाल पूछा हाँ, कि वह तो खुद भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, विधानसभा का। अब देखिए, यहां जो जवाब था वह जवाब सुनकर आप चौंकेंगे। उन्होंने कहा कि जब वह कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उनकी पार्टी है, हम कैसे रोक देंगे। अच्छा। अब इस जवाब को आपको जैसे पॉलिटिकली डिकोड करना है कर सकती हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर सकती हैं। तो जब यह बात आगे बढ़ी तो हमने एक और सवाल दाग दिया कि बिहार के चुनाव में 2020 की तरह कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। 2020 का कंफ्यूजन कैसा था आपको पता ही है। चिराग मॉडल। हाँ, चिराग मॉडल। जी जी जी। चिराग ने कितने, कोई और मॉडल तो तैयार हाँ, नहीं कर कोई रहे और आप मॉडल लोग? तो तैयार नहीं है। हाँ। तो उन्होंने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके। हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए यह बात तो स्पष्ट मानिए कि बिहार को जीतना चाहती है एनडीए, बिहार को जीतना चाहती है, और इसके लिए चुनाव तक किसी कंफ्यूजन को नहीं रहने दिया जाएगा कि कोई खेला करे। यह बात कबूल नहीं होगी। यह बात कबूल नहीं बर्दाश्त नहीं होगी। यह बात कबूल नहीं। चुनाव के बाद, जीत के बाद, यदि जीत मिल जाती है, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए यह बात अमित शाह के साथ नहीं हुई थी, लेकिन मेरा अनुभव कहता है और जो ग्राउंड जीरो से खबरें आ रही हैं कि बिहार का चुनाव केकवॉक नहीं है, न एनडीए के लिए, न महागठबंधन। बिल्कुल, हाँ। सवाल प्रशांत किशोर को लेकर हो गया, चर्चा हो गई। हाँ, चर्चा हो गई। उन्होंने कहा प्रशांत को चुनाव स्वयं भी लड़ना चाहिए। अच्छा। प्रशांत को चुनाव स्वयं भी लड़ना हाँ, चाहिए। हाँ। तो अमित शाह ने एक एक सवाल के जवाब दिए हैं दिए और उन्होंने कहा कि देखिए, हम बिहार के चुनाव में पूरा समय देंगे, बिहार के चुनाव में पूरा समय देंगे, और हमें विश्वास है कि बिहार की जनता फिर से एनडीए पर भरोसा करेगी, क्योंकि बिहार की जनता जंगल राज की वापसी नहीं चाहती है। अब जंगल राज आप समझ ही रहे, यह तो भाजपा के लिए, मतलब भाजपा का मकसद ही है 2005 के पहले के भयावह दृश्यों को, भयानक घटनाओं को उन्हें याद करा दीजिए, क्योंकि देखिए 2025 में ऐसे वोटर्स कितने लाख होंगे जिन्होंने 2005 के पहले के दिन ही नहीं देखे हैं, क्योंकि उस वक्त वह पैदा ही नहीं हुए थे। तो भाजपा की तैयारी है। अब देखिए, इस बात पर हम बार बार कहते हैं कि भाजपा हर वक्त चुनाव लड़ रही होती है, हर वक्त चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। उस मुकाबले आप महागठबंधन की तैयारी नहीं देखते, एकदम नहीं देखते। हाँ, उस वक्त देखिए चुनाव के बाद क्या होगा यह अलग बात है, लेकिन चुनाव तक के लिए नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं, यह बात तो स्पष्ट कर दी गई, यह बात तो स्पष्ट कर दी गई। लेकिन महागठबंधन में क्या अब भी स्पष्टता है कि तेजस्वी यादव ही नेतृत्व करेंगे? यह कह देने से कि जो आप समझ रहे हैं वही है, अरे आप कहिए तो, आप कहिए तो, क्यों नहीं कहने का साहस हो रहा है? क्यों नहीं करने का साहस हो रहा है? बिल्कुल ठीक है, चुनाव के बाद आपको जो खेला करना होगा खेला कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन आपको यह कहने का साहस नहीं हो रहा है। किसी ने मुकेश सहनी को आगे बढ़ा रखा है, तो किसी ने और कोई खेल कर रखा है। कांग्रेस कह रही है कि संख्या तो छोड़ो, मुझे क्वालिटी सीट्स दो। बिल्कुल जी। मुकेश सहनी कह रहे हैं 60 सीटें। अब तो भाकपा माले भी कहने लगी 40 से 45 सीटें, और उनकी दावेदारी बनती भी है। देखिए 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटें, और हम बार बार कहते हैं कि ये जो मगध का इलाका है, शाहबाद का इलाका है, भोजपुर का इलाका है, और उधर सिवान गोपालगंज का इलाका है, जहां आरजेडी और माले का,
कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वह डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है और उसे चुनाव हरा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है समरीन जी। तो अमित शाह ने अपनी बातें कही और मुझे बिहार से बुलाया गया था, ठीक है जी। और 1 घंटे तक और बहुत सहज तरीके से, बिल्कुल हाँ। देखिए पश्चिम बंगाल के कुछ साथी भी आ गए थे, ठीक है। जब आखिरी समय में कुछ साथी आ गए, उन्होंने भी बंगाल के चुनाव को लेकर, बंगाल की स्थिति को लेकर बातें की और अच्छा मुझे यह लगा कि जब बात कश्मीर की हो रही थी, पहलगाम की हो रही थी, तो एक एक स्पॉट के बारे में अच्छा अमित शाह को जी। आप किसी जगह की जानकारी प्राप्त कर ले, उन्हें पता है, उन्हें पता है, उन्हें पता है। मगर शाहबाद की सीटों का भी हाल पता है, मगर शाहबाद की सीटों का भी हाल पता है। यह नहीं कि केवल लोकसभा क्षेत्र जितने हैं उनका ही हाल जानते। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही, तो बिहार विधानसभा की प्रत्येक सीट के बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो उन्हें है जी। यानी कि अभी से ही एक्टिव बिल्कुल है बिल्कुल बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब हम दूसरी सीट का जिक्र करते हैं और दूसरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बेलहर की सीट। क्या जानकारी मिल रही है यहाँ से? देखिए बेलहर बांका में है, जिला बांका, और यहाँ भी खेला है जी। यह एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां नीतीश कुमार के यादव चुनाव जीत जाते हैं और लालू यादव के यादव चुनाव हार जाते हैं। हाँ। तो तेजस्वी यादव के लिए, लालू यादव के लिए चुनौती बेलहर। हमारी पार्टी यादवों की, हमारी पार्टी मुसलमानों की, और सबसे अधिक संख्या भी यहाँ के मतदाताओं में यादवों की ही है। अच्छा। इसके बाद भी नीतीश के यादव जीतेंगे और आपके यादव हारेंगे। हाँ। ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति है? बिल्कुल। तो उम्मीदवार को लेकर और अन्य प्रकार की चर्चाएं भी चल रही हैं। तो पहले तो कुछ चुनावी नतीजे को समझ लीजिए। 2020 में मनोज यादव, देखिए मनोज यादव जेडीयू के एमएलए बने, इन्हें 73,589 मत आया, ठीक है। और आरजेडी के रामदेव यादव चुनाव हारे, इन्हें 71,116 मत आया, मतलब 2,473 मतों से जीत हार, मतलब कांटे का मुकाबला हुआ, ठीक है। और यहां लोजपा चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार, तब रामविलास पासवान की पार्टी के उम्मीदवार कुमारी अर्चना को 5,312 मत आए थे। अब ये जो मनोज यादव जेडीयू के विधायक हैं, ये कौन है यह भी जानना आवश्यक। इनके भाई संजय यादव झारखंड में आरजेडी के विधायक हैं और आरजेडी कोटे से मंत्री हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ। 2015 में गिरिधारी यादव यहाँ जेडीयू के विधायक बने, ठीक है। 70,348 मत आए, और मनोज यादव ये दूसरे मनोज यादव है। अच्छा। ये जेडीयू वाले नहीं। हाँ, इनके पिता जनार्दन यादव बीजेपी के, तो जनार्दन यादव के बेटे मनोज यादव बीजेपी से लड़े, उन्हें 54,157 मत आया, 16,191 मतों से जीत हार। तो देखिए 2019 में गिरिधारी यादव सांसद बन गए, ठीक है, जेडीयू के लोकसभा चुनाव में, और उन्होंने जयप्रकाश यादव को चुनाव हराया, जो 2014 में मोदी लहर में भी चुनाव जीत गए, ठीक है जी। तो यहाँ उपचुनाव हुआ, तो इस उपचुनाव में ये रामदेव यादव आरजेडी वाले चुनाव जीत गए। अच्छा। उपचुनाव में जो 2020 में हारे, ठीक। लेकिन रामदेव यादव कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन पिछले कई चुनावों से इनके हारने का रिकॉर्ड बनता रहा है। अच्छा। एक उपचुनाव को छोड़ जी एक उपचुनाव को छोड़ दीजिए तो ये हार ही रहे हैं, लगातार हार ही रहे हैं। पहले जीते। तो देखिए हमने कहा कि बेलहर में लालू के यादव हार जा रहे हैं, नीतीश के यादव जीत रहे हैं। हाँ। तो इसकी एक वजह यह भी है कि यह क्षेत्र गिरिधारी यादव का ही माना जाता है, गिरिधारी यादव का माना जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव क्या मनोज यादव को जेडीयू का टिकट फिर से मिलेगा? सिटिंग है, बिल्कुल। और रामदेव यादव को आरजेडी का टिकट फिर से मिलेगा? हाँ। हार रहे हैं जी। तो यह सवाल इसलिए पैदा हुआ है कि दोनों ओर कंफ्यूजन है।
कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है। अच्छा। कंफ्यूजन इसलिए है कि आपको याद होगा बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म हो रही थी और एनडीए की सरकार बन रही थी बिल्कुल। जेडीयू के कुछ विधायक लापता हो गए थे। हाँ जी। ठीक है। जेडीयू के कुछ विधायक लापता हो गए। जेडीयू का वैकल्पिक ऑपरेशन भी चल रहा था जिसमें चेतन आनंद को निकाला गया, प्रहलाद यादव को तोड़ लिया गया, हाँ, अनंत सिंह की पत्नी तो थी, लेकिन जेडीयू के जो विधायक गायब थे उनमें मनोज यादव भी थे। अच्छा, मनोज यादव भी थे। हाँ, भाई हैं संजय। हाँ, संजय यादव थे जी। और बहुत मुश्किल से मिले थे उस रात को। अच्छा। आ गए थे। हाँ। विश्वास मत परीक्षण के वक्त आ गए थे। हाँ। लेकिन बहुत मुश्किल से मिले थे। ठीक है ना। तो यह बात नीतीश कुमार को याद है और यह बात बीजेपी के नेतृत्व को भी याद है। हाँ, बिल्कुल। कि तब आपने दगा देने की कोशिश और आपको जबरिया लाना पड़ा। आप गायब हो गए। आपसे आपके मन में खोट है। आपसे संपर्क टूट गया। हाँ। तो अब क्या मनोज यादव को फिर से टिकट दिया जाए? बिल्कुल। लेकिन मनोज यादव जितना मजबूत उम्मीदवार दूसरा जेडीयू के पास है भी नहीं। यह भी एक संकट है। वैसे कई लोग कहते हैं कि गिरिधारी यादव जो सांसद बन चुके हैं वह अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन यह बड़ा फैसला जेडीयू के भीतर होना है कि भाई बहुत सारे नेता हैं जो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं। नीतीश कुमार परिवारवाद के बहुत खिलाफ रहते हैं। वैसे खिलाफ होने का यह सिलसिला इधर टूटा है। अब नेताओं की बात छोड़िए, अब तो अधिकारियों की बात भी शुरू हो गई। अधिकारियों और प्राधिकारियों के संतानों को भी और रिश्तेदारों को भी जगह मिलने लगी है। तो मनोज यादव या गिरिधारी यादव के बेटे, यह देखने की बात होगी। अब सवाल पैदा होता है कि आरजेडी से क्या होगा। तो देखिए, आरजेडी से रामदेव यादव क्यों हार जा रहे हैं? बिल्कुल, ये भी एक प्रश्न है। हाँ, क्यों हार जा रहे हैं? तो तेजस्वी यादव ने सोचा है कि नहीं, और तेजस्वी यादव ने सोचा है तो यहां दूसरे दावेदार भी मजबूत रूप से सामने प्रकट हो गए हैं। तो राजेंद्र यादव है, यह जिला परिषद के अध्यक्ष है। अच्छा। और जिला परिषद का अध्यक्ष होना यह इस काबिलियत को सिद्ध करता है कि उसे तमाम प्रकार के जोड़ तोड़ आते हैं। मतलब माल भी है, जाल भी है। ठीक है। और 2001 से पति पत्नी दोनों कभी ये कभी वो जिला परिषद के सदस्य बनते रहे। और इनके भाई विनोद यादव मुखिया है। और 2005 के फरवरी में, मतलब 2005 में 2 चुनाव हुए थे। जी। फरवरी 2005 के चुनाव में तो सरकार ही नहीं बनी थी। तो बांका से, मतलब बेलहर में भी छाप है और बांका में भी छाप है। तो बांका से यह बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ गए थे। अच्छा। और इन्हें करीब 15,000 मत भी 14,658 मत प्राप्त हो गया था। 2 और यादव ना खड़े होते तो शायद यह चुनाव जीत भी गए होते और नहीं तो जीत की बहुत करीब रहते। अच्छा। तो राजेंद्र यादव पर चर्चा, पटना की खबर यह है, बांका में भी खबर है, बेलहर में भी खबर है कि रामदेव यादव के रिकॉर्ड को देखते हुए रामदेव यादव क्यों पिछड़ जा रहे हैं इसका विश्लेषण करते हुए, क्योंकि देखिए 2025 का चुनाव साम दाम दंड भेद सबसे लड़ा जाना है। और जो साम दाम दंड भेद में किसी न किसी कारण से चूक जा रहा है तो फिर उस पर दांव लगाना, तो खैर फैसला लालू यादव और तेजस्वी यादव को करना है। हाँ। तो रामदेव यादव की चर्चा बहुत तेज जोरों से हो रही है। माफ कीजिएगा, राजेंद्र यादव की चर्चा। जी, रामदेव यादव तो हारते ही रहे। हाँ। ठीक है ना। जी। तो राजेंद्र यादव जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, हाँ, तो उनकी चर्चा हो रही है। तो अब देखना है कि तेजस्वी किसके पक्ष में जाते हैं। तो मुकाबला राजेंद्र यादव बनाम रामदेव यादव। ठीक है। अब जनसुराज की बात कर लीजिए। बिल्कुल, कौन कौन है? हाँ, कौन कौन है जी। तो सबसे अधिक देखिए प्रखंड प्रमुख है रवीश कुमार। ये जाति से धानुक है। ठीक है। ये जाति से धानुक है, इनके नाम की चर्चा। और आप देख ही रहे हैं आजकल धानुक राजनीति ने भी फिर से उफान मार दिया। मगनी लाल मंडल को धानुक मानकर ही, धानुक का नेता मानकर ही
उन्हें प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष बना बिल्कुल, दिया गया। बिल्कुल, जी, हाँ, जी, जी। प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। भाई कुशवाहा मतों को तोड़ने का प्रयास पहले से किया जा रहा है, मुकेश सहनी के माध्यम से निषाद बुटवों को देखा जा रहा है। बिल्कुल, जी, हाँ, जी। तो ये बिलहर की खबर है। ये बेलहर की जी, खबर बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो चलिए अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सब यही जानना चाह रहे जी। हैं कि क्या एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, क्योंकि अभी आप आए हैं, कुछ वक्त पहले दिल्ली से लौटे, क्या जानकारी है दिल्ली के कॉरिडोर्स में? देखिए, पिछले दिनों मीडिया में जो खबरें चली कि सीट शेयरिंग का फार्मूला निकल गया, तय है। 101 सीटें बीजेपी को, 102 सीटें जेडीयू को, 27 से 28 सीटें एलजेपीआर को और बाकी हमको और आरएलएम को। आरएलएम को, जी। मुझे लगता है कि यह खबर जानबूझकर फैलाई गई थी, अच्छा, प्लांटेड खबर है। प्लांटेड खबर थी, जी। और यह खबर बीजेपी की प्लांटेड थी। ओह। हाँ, बीजेपी ने पानी में एक पत्थर मारकर देखा कि गुबार कितना उठता है। अच्छा जी, गुबार कितना, ठीक है। हाँ। और क्या कहा गया कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर। अब बताइए कौन सा सर्वे रिपोर्ट होगा जो यह कह देगा कि बीजेपी से अधिक सीटें जेडीयू को मिलनी चाहिए, बीजेपी से अधिक सीटें जेडीयू को मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी कोई सीट शेयरिंग, हाँ, बातें हुई हैं, हाँ, बातें हुई हैं, और देखिए उसी आधार पर चिराग पासवान की पार्टी के लोग अत्यधिक कूदने लगे। तो ये संभव है कि 101 102 हो, लेकिन 27-28 सीटें चिराग पासवान को नहीं मिलने जा रही, नहीं मिलने जा रही है। सांकेतिक तौर पर ही सही जेडीयू को अधिक सीट मिलेगी, चाहे वह संख्या 1 हो या 2 हो, ठीक है ना। 101 102 मतलब 203, बाकी 40 सीटों में बंटवारा होगा, या 205 भी हो सकता है और बाकी 38 में बंटवारा होगा, ठीक है। देखिए, समझे ना। तो यह खबर बिल्कुल प्लांटेड थी, और केवल और सिर्फ केवल चिराग पासवान को ही देखा जाना नहीं है, मांझी जी को भी, मांझी जी को भी देखा जाना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी देखा जाना है। देखिए, अब चिराग पासवान क्या कहते हैं? चिराग पासवान कहते हैं कि हम तो 100% स्ट्राइक रेट देने वाले नेता है। बिल्कुल, हाँ। अरे भाई, आप ही अकेले हैं, आप ही अकेले हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जब एनडीए में 2014 में 3 सीटें मिली तो उन्होंने तीनों सीटें जीती थी। बिल्कुल। आपको 7 मिली थी तो आप 6 जीते थे। जीतन मांझी ने क्या जवाब दिया चिराग पासवान को? जो उनके बेटे हैं संतोष सुमन, हाँ, उन्होंने क्या कहा कि हमें 1 सीट मिली तो हम 1 जीते, हाँ, हमारा भी रेट 100% है, हाँ, हमें 3 मिलता तो हम भी जीतते, बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा किन साजिशों के तहत चुनाव हारे? कहां से पवन सिंह आ गए? बिल्कुल। तो और यदि स्वतंत्र हैसियत की बात कीजिए तो बगैर गठबंधन, देखिए मेरी स्पष्ट मान्यता है कि बिहार में 3 ही पार्टियों के पास वोट है। अच्छा। हाँ, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू, जो डबल डिजिट पे है, प्रतिशत में, प्रतिशत में, ठीक है ना। बाकी जो है वह दही के जोरन है। अच्छा। रामविलास पासवान खुद भी कहते थे कि दही के जोरन है। यदि आप स्वतंत्र हैसियत की बात कीजिएगा तो आप अकेले लड़े 2020 में, क्या हुआ? ठीक है, आप तब तो एक कंफ्यूजन भी पैदा किए हुए थे, आप हनुमान बने हुए थे, भाजपा के नेता आकर आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, बिल्कुल। लेकिन 2020 से 2025 के बीच बिहार में जो उपचुनाव हुए और जिन 2 उपचुनावों को आपने लड़ा अपने बूते, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, वहां कितने मत आपको आए थे? बिल्कुल। वहां कितने मत आपको आए थे? बिल्कुल। तो अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, फिर से आपको कह रहे हैं कि 20 से 25 सीटों में ही चिराग पासवान को मानना होगा, और मानेंगे भी, ठीक है ना। अब सरकार के पास, जो सरकार में शामिल पार्टियां होती हैं, उन्हें देने के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। तो और कुछ मिल सकता है, विधान परिषद की गारंटी मिल सकती है, राज्यसभा की गारंटी मिल सकती है। वैसे राजनीति में गारंटी का कोई मतलब होता नहीं। हाँ, नहीं होता है, बिल्कुल। यह कई मौकों पर आपने भी देखा है, आपने भी देखा है। बिल्कुल।
मंत्रालय का वजन बढ़ सकता है। हम्म देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा इग्नोर किए हम्म लालू यादव एक एक सधी हुई चाल चल रहे हैं। अच्छा। लोकसभा चुनाव में जी जी जी। उन्होंने कुशवाहा कार्ड खेला, अभय कुशवाहा अभय कुशवाहा चुनाव जीत बिल्कुल चल गए, गया, कार्ड पे उपेंद्र चल गया। कुशवाहा चुनाव हार गए, राजाराम कुशवाहा चुनाव जीत गए। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल जी। और खगड़िया में भी किस तरीके की लड़ाई हुई, बिल्कुल उजियारपुर में भी किस तरीके की किस लड़ाई तरह की हुई। लड़ाई हुई। हाँ। तो और जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग एनडीए की ध्वस्त हुई है, फिर हम करें माले और आरजेडी का डेडली डेडली बिल्कुल कॉम्बिनेशन। डेडली कॉम्बिनेशन। अब आप देखिए जहानाबाद में क्या हाल है, आप देखिए भोजपुर साहबाद में क्या हाल है। हाँ? आप देखिए जहानाबाद में शर्मा को वर्मा नहीं, वर्मा को शर्मा नहीं, चंद्रवंशी को शर्मा नहीं, शर्मा को चंद्रवंशी नहीं। हाँ? आप चलिए आरा बक्सर में चलिए, हाँ? भाई राजपूत को कुशवाहा नहीं, कुशवाहा को राजपूत नहीं। बक्सर में देखिए राजपूत को ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण को राजपूत नहीं। हाँ, हाँ? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल हाँ? जी। तो अब जाति आधारित इतना चुनाव हो गया है, हाँ? भाई तो ऐसे में बहुत ही परेशानी वाली स्थिति हो गई है। आप सोचिए ना कि यदि महाराजगंज में इतना मत प्राप्त कर लिया अखिलेश सिंह के बेटे, तो क्या उन्हें भूमियारों का मत नहीं मिला था? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल जी। वैशाली में मुन्ना शुक्ला को इतना मत आया, तो क्या भूमियारों का मत नहीं मिला था? क्या? गिरिराज सिंह इतने कम मतों से जीते, तो क्या भूमियारों का मत नहीं कटा? कटा ना। बिल्कुल कटा जी। तो अब चुनाव जो है वह दूसरे, इसलिए हम बार बार करें केकवॉक नहीं है। हाँ, लेकिन अमित शाह की एक बात छुटी रह गई थी। यह बात भी आई, यह सवाल मेरा नहीं था जी, कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस माई बहन मान सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए देने की बात कह रही है। हाँ। अमित शाह ने कहा कि इसका जवाब भी मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, और देखिए जब मैं बिहार लौटा हूं तो मेरी जानकारी यह आ रही है कि सरकार अगले महीने ही घोषणा करने जा रही है। अच्छा। अब यह राशि 1,500 होगी कि 1,800 होगी मुझे नहीं पता, लेकिन महिलाओं के लिए कोई योजना आ रही है, वृद्धों के लिए योजना आ रही है, वृद्धावस्था पेंशन। और सबसे बड़ा फैसला यह भी संभव है जो तेजस्वी यादव के जबरे से खींच लिया जाए कि तारी पर से प्रतिबंध हट सकता है। अच्छा, ठीक है ना? जी जी जी। और टोला सेवक, न्याय मित्र, विकास मित्र, इनके लिए भी चुनाव बाद कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। चुनाव बाद मतलब गारंटी दिया सकती है। बिल्कुल जी। तो यदि ये हो गया, हाँ, तो फिर गेम चेंजर हो जाएगा चुनाव, पलट सकता है। आप कहेंगे हम चुनाव के बाद देंगे, बिल्कुल। और सरकार के पास धन है, वो 3 महीने की राशि पहले भेज तुरंत दे देगी, तो फिर चुनाव केकबॉक हो जाएगा। तो फिर चुनाव केकबॉक हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना? केकबॉक हो जाएगा। तो ये सारे आपको लुभा लेगी। हाँ, आपको लुभा लेगी। बिल्कुल। तो ये स्थिति है। हाँ। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं निकला है, और जेडीयू इस बात पर कायम है कि एलजेपी-आर से मेरा गठबंधन नहीं है। मेरा गठबंधन नहीं है, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है दोनों के दरमियान। अब भी जेडीयू और एलजेपी-आर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लगातार चिराग पासवान जा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हमें आशीर्वाद मिल रहा है, तस्वीरें वायरल हैं। एयरपोर्ट लाउंज का किस्सा भी तो है ना? जी जी। कभी बता देंगे वो। हाँ, कभी बता देंगे वो। जी बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल। कभी बता देंगे ना। वैसे एयरपोर्ट लाउंज सीट शेयरिंग की बात करने के लिए होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता है। नहीं होता है जी। चलिए, तो हम लोग अगली सीट पर चले जी। तो अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे, ये भी हॉट सीट है। हम बात कर रहे हैं बख्तियारपुर की। क्या खबर है बख्तियारपुर से? देखिए, बख्तियारपुर पटना जिले की सीट है, और आपने कहा हॉट सीट है। बिल्कुल। हम यह मानते हैं कि यह बहुत प्रमुखता वाली सीट रही है। इस सीट पर कभी राम जयपाल सिंह यादव जैसे नेता, राम लखन सिंह यादव जैसे नेता, जिन्हें शेरे बिहार कहा जाता था, लालू यादव तो बाद में यादवों के नेता हुए ना, राम जयपाल सिंह यादव बिहार में डिप्टी सीएम भी हुआ करते थे, कांग्रेस की सीट। और इस सीट पर बीजेपी कई चुनावों में चूक खाती रही। जब बीजेपी ने यादव के सामने यादव लड़ाना शुरू किया, तो यहां सफलता मिलनी शुरू हुई। कभी जीत मिली, कभी हार मिली। लेकिन जब तक राजपूत लड़ाया गया, तब तक बीजेपी हारती रही। बीजेपी हारती रही। बख्तियारपुर की चर्चा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि नीतीश कुमार बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के ही वोटर है। थाने के पास उनका घर। जी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, यह भी।
तो बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 2020 के चुनाव में जीते हुए अनिरुद्ध यादव आरजेडी के 89,483 मत लाकर 89,483। अनिरुद्ध यादव को पहली बार कैसे टिकट मिला था यह कहानी भी मुझे याद है, ठीक है। कैसे आजाद गांधी और सुभाष यादव, इनका ईंट का भट्टा, अच्छा, ठीक है ना। जी जी जी, ठीक है। हाँ। तो 89,483 मत लाकर चुनाव जीते हुए हैं और बीजेपी के रणविजय सिंह, राजपूत नहीं है, उर्फ लल्लू मुखिया है, जाति से यादव है, 68,811 मत लाकर चुनाव हारे 20,672 मतों से। ठीक है, 20,672 मतों से। 2015 में रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया चुनाव जीत गए, मतलब बीजेपी वाले। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। 2 लल्लू मुखिया है, एक करमबीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया बार वाले भी हैं, हाँ, वो दबंग वाले हैं, जी जी, ठीक है ना, हाँ। वो दबंग वाले हैं। तो 2015 में रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया बीजेपी वाले चुनाव जीते। याद रखिएगा, तब जीते जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। जी, नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। जीत बड़ी होनी चाहिए थी महागठबंधन की, लेकिन जहां नीतीश कुमार वोटर थे चुनाव हार गए। मतलब बीजेपी जीत गई और नीतीश कुमार महागठबंधन की मुखिया, उनकी पार्टी के उम्मीदवार, मतलब उनके गठबंधन के उम्मीदवार आरजेडी के अनिरुद्ध यादव चुनाव हार गए। उन्हें 53,594 मत आए 7,902 मतों से। मतलब आप यह कह सकती हैं 2010 में भी अनिरुद्ध यादव चुनाव जीते, जबकि पूरे बिहार में नीतीश की लहर। बिल्कुल बिल्कुल, कि नीतीश कुमार के शहर बख्तियारपुर में 2010 में, 2015 में, 2020 में उनकी पसंद का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। इसे आप इस रूप में भी देख सकती हैं। 2005 में यहां विनोद यादव जीते थे, बीजेपी वाले, ठीक है। अब सवाल यह पैदा होता है कि 2025 में क्या कौन? देखिए, यादवों में मजरौट किस्नौट ये सब तो चलता ही रहता है। ये दोनों जो लड़ाके हैं, अनिरुद्ध यादव आरजेडी वाले, रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, ये दोनों ही मजरौट हैं। अच्छा, किस्नौट कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, उनका वोट एक जगह जमा नहीं हो पाता है, ठीक है। अब अनिरुद्ध यादव को फिर से टिकट मिलेगा यह तय है आरजेडी से। उन्होंने तेजस्वी यादव का विश्वास जीत कर रखा है, लेकिन बीजेपी से क्या रणविजय सिंह को फिर से टिकट मिलेगा? क्योंकि यह 20,672 मतों से चुनाव हारे 2020 में, बड़ी मार्जिन है, हाँ, बड़ी मार्जिन से चुनाव हारे, और जीते थे सिर्फ 7,902 मतों से, ठीक है जी। तो जीत के बाद हार जाना, जब नीतीश कुमार साथ आ गए तब हार जाना, और बगैर नीतीश कुमार के जीत जाना, बिल्कुल, ये दोनों अटपटी बात है। जी जी, हाँ। तो अब यदि आप कहेंगे कि दावेदार तो हैं ही, सबसे बड़े दावेदार ये हैं, बिल्कुल, हाँ। बख्तियारपुर और राघोपुर का रिश्ता भी रहता है। अच्छा, राघोपुर जहां से तेजस्वी यादव विधायक है, फिर से लड़ेंगे। कई बार चर्चा यह भी चलती रहती है, यदि यह चर्चा सामने आ गई कि लालू यादव के परिवार का कोई सदस्य, उसमें तेजस्वी यादव की पत्नी का जिक्र होता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि, हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव, कि यदि उन्हें चुनाव लड़ने की बारी आई तो वह फतुहा या बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र देख सकती हैं, जी, ठीक है। तो खैर अभी अनिरुद्ध यादव को ही मान, और बीजेपी से रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को मानते हैं, कुणाल यादव का भी नाम चलता है, लेकिन यहाँ एक बहुत मजबूत दावेदारी आ रही है। अब देखिए, यादव में कोई ऐसा लड़का हमें फतुहा बख्तियारपुर बार में दिखाई नहीं पड़ा, अच्छा, जिसने दून स्कूल देहरादून में पढ़ाई की हो। दून स्कूल में पढ़ाई की है? दून स्कूल देहरादून में, देश के सबसे बड़े स्कूल, बिल्कुल बिल्कुल, जी। जिसने आईआईटी में पढ़ाई की हो, अच्छा, हाँ, आईआईटीएन भी है, हाँ, आईआईटीएन भी। तो वो दून स्कूल जहाँ राजीव गांधी ने पढ़ाई की। मैं तो फतुहा का ही रहने वाला हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। तो मुझे फतुहा बख्तियारपुर बार में किसी यादव परिवार में ऐसा कोई लड़का दिखाई नहीं पड़ा, और उसमें भी बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी। अच्छा, तो एक गौतम पुत्तू यादव है। अच्छा, गौतम पुत्तू यादव, हाँ हाँ। जब आप फतुहा से बख्तियारपुर की ओर बढ़ते हैं तो पेड़ा की बहुत मशहूर दुकानें हैं, उनसे भी इनका वास्ता है। तो गौतम पुत्तू यादव लगातार जिला उपाध्यक्ष भी हैं, और पटना में भाजपा का जितना बड़ा कार्यक्रम होता है वहां भीड़ जुटाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी गौतम पुत्तू यादव की। अच्छा,
बिना कोई संसाधन दिए हुए। तो गौतम पुत्तू यादव ये किस्नौत लगे है, हुए ये हैं। किस्नौत अच्छा, है। ठीक है। हम्म? और नेतृत्व की नजर है। आज जब हम लोग कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी इनके यहाँ पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद गए हुए थे। अच्छा, ठीक है ना। जी जी। सम्राट चौधरी हो चाहे दिलीप जायसवाल हो, जब भी उधर से गुजरे, अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और पटना में रोड शो, तो हमने एक अलग से खबर कहीं दिखाई भी थी, बताई भी थी कि आंतरिक विश्लेषण हुआ कि कौन लोग पास हुए कौन लोग फेल हुए लोगों को लाने में, क्योंकि पटना के शो पर थोड़े सवाल खड़े हो गए। बिल्कुल, जी जी। तो यह बात सामने आई कि गौतम पुत्तू यादव ही वो शख्स था जो सबसे अधिक आदमी लेकर, जिसने कहा जितना कहा, तो चाहे वो मतलब 1000 महिलाओं को ले आना हो, 2000 महिलाओं को बात नहीं। हाँ, आज की तारीख में वो भी जो गर्मी थी हाँ, उस वक्त। नहीं, आज की तारीख में, और यह सिर्फ पहला कार्यक्रम नहीं था, पहले के कार्यक्रम में भी। तो गौतम पुत्तू यादव और रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, ठीक है, इन दोनों के बीच भाजपा में जंग चल रही है, और इसी जंग में कुणाल यादव का भी नाम आ रहा है। तो देखना होगा कि बाजी कौन मार ले जाता है, और फिर बताएंगे। अभी थोड़ा तो इंतजार करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना होगा। जी जी जी, बिल्कुल। जनसुराज का जिक्र हम, जनसुराज अभी इधर गए नहीं है प्रशांत किशोर जी, अभी इधर गए नहीं है प्रशांत, यानी कि इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना जी। पड़ेगा। लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार बिहार में अपराध का दाव बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े भी हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। तो क्या लगता है, क्या हो गया है? नहीं, देखिए समलिन जी, यह सवाल बहुत वाजिब है आपका। देखिए, आप आंकड़ों में चाहे कुछ भी दिखा दीजिए, परसेप्शन तो यही बन रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। और सरकार ने भी माना। आपने देखा ही, आज हम लोग जब कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज का दिन रविवार है, कल शनिवार को सरकार ने पटना के एसएसपी समेत कई जिलों के एसपी बदल दिए। बिल्कुल बिल्कुल। पटना में पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था, रोज मर्डर हो रहे थे, पुलिस नाका लगा रही थी, चेकिंग कर रही थी, तो वही पुलिस वाले को ही गाड़ी वाले उड़ा दे रहे थे। किस तरीके से मौत हुई महिला पुलिसकर्मी की। जी जी, हाँ। तो देखिए, अपराध क्यों बढ़ रहा है, यदि इसकी विवेचना तो बहुत लंबी हो जाएगी। और मुझे भी यह बात समझ में नहीं आती है, या जितने क्राइम को समझने वाले हैं, कि जब राजविंदर सिंह भट्टी, विनय कुमार जो मौजूदा डीजीपी हैं, और कुंदन कृष्णन जो मौजूदा एडीजी हेडक्वार्टर है, ये तीनों ऐसे पुलिस पदाधिकारी जिन्हें अपराध के सख्त खिलाफ माना गया है। बिल्कुल 200% अपराध और अपराधी गिरोह, अपराधी के खिलाफ, ठीक है जी, मतलब अपराधी के जानी दुश्मन। जब इन्होंने उस जमाने में भी क्राइम को कंट्रोल किया था जब जंगल राज कहा जाता था, बिल्कुल एसपी रहते थे। हाँ। तो अब उन्हें यदि परेशान होना पड़ रहा है, तो इसका मतलब जो कारण है ना, जो जड़ें हैं ना, वह बहुत गहरी है। देखिए, जब आप बिहार में अपराध की घटनाओं को देखेंगे, तो अधिकांश अपराध में प्रथम बार शामिल अपराधी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, हम बार बार कह रहे हैं, ऑर्गेनाइज गैंग बहुत नहीं बचे, लेकिन बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि तेजी से अपराधी बन कैसे रहे, उनके पास हथियार, गोली बंदूक आ कैसे रहे, उनके भीतर गोली बंदूक इकट्ठा करने की चाहत पैदा कैसे हुई, बात बात में गोली, बात बात में गोली। देखिए, आप इसे एक्सीडेंटल क्राइम में नहीं रख सकते। हाँ, बिल्कुल। जब यह शौक बन जाए, यह अमेरिका नहीं है कि जहां दुकानों में हथियार बिकते हैं। हथियार कहां से आ रहे हैं? और देखिए, आप मानिए न मानिए, शराबबंदी एक वजह है। शराबबंदी एक वजह है बढ़ते अपराध के पीछे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि शराबबंदी ने इतने सारे बदमाश, इतने सारे डिलीवरी बॉय, इतने सारे माफिया, इतने सारे सप्लायर और सिंडिकेट पैदा किए हैं जिनके पास बेहिसाब पैसे आए। और जब पैसे आए हैं तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने दुश्मनों से निपटने के लिए हथियार खरीदे। बिल्कुल। और सप्लायर जो हैं वह आज की तारीख में हर गांव में,
तो हथियार हर गांव में उपलब्ध हो गया है। ठीक है। मैं तो बार बार कहता हूं कि आप गांव में 2016 के बाद यदि कोई बहुत बड़ी इमारत बनी है और जिनकी इमारत बनी है उनकी कमाई का स्रोत आपको नहीं पता है, तो वह शराब की कमाई से बनी हुई इमारत है। बिल्कुल। शराब की। अब आप देखिए, लोग कहेंगे कि मैं शराबबंदी के खिलाफ हूं। मैं बिल्कुल शराबबंदी के खिलाफ नहीं हूं, समझे ना? मैं शराबबंदी के पक्ष में हूं, ठीक है ना? शराबबंदी से सेहत लोगों की ठीक हुई है, यह भी सही है। अब सड़कों पर नागिन डांस नहीं होता है, हाँ, यह भी सही है, ठीक है ना? लेकिन शराब कहाँ नहीं उपलब्ध है? हाँ, बिल्कुल। और इसके बाद सूखा नशा उड़ता बिहार, उड़ता पंजाब के बाद देखिए, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने बिल्कुल सही बात कही, तजुर्बे वाले आदमी हैं, कि आज जो युवा पीढ़ी है वह सूखे नशे की गिरफ्त में ऐसे है कि पूछिए मत। पुलिस यदि उसे पकड़ भी ले तो पुलिस परेशान हो जाती है। जब वह नशे की गिरफ्त में होता है तो उसे चाहे आप जितना पीटिए, उसे किसी बात का, उसे किसी तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। और जब नशे का असर कम होता है या खत्म होता है तो उसका शरीर कांपने लगता है। अच्छा, शिवर करने लगता है। हाँ, उसका शरीर कांपने लगता है नशे के दूसरे डोज के लिए। ठीक है। पुलिस वाले उसे हिरासत में भी नहीं रखना चाहते कि यदि हिरासत में रखें और वह हिरासत में नशे के अभाव में मर गया, हाँ, तो पुलिस अभिरक्षा में मौत मतलब हत्या का मुकदमा कौन झेलेगा? बिल्कुल। तो ये इस स्थिति में आप समझे ना, बिहार पहुंच गया। तो जब ऐसे लड़के जिन्हें अपने बारे में पता ही नहीं है, इन लड़कों से आप कहीं भी अपराध करा सकते हैं। बिल्कुल, कहीं भी अपराध करा सकते हैं, कहीं भी अपराध करा सकते हैं। तो आप हर अपराध में देखिए जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पहले किसी थाना में 10, 20, 30, 40 की संख्या में अपराधी या अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग होते थे। अब तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता ही नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे? हर नई वारदात में एक नए किस्म का अपराधी, एक नया चेहरा सामने आ रहा है, देखिए, मुझे पिछले दिनों दिल्ली में बक्सर और सीमावर्ती इलाके के कुछ लोग मिले। अच्छा। वह इतनी गंभीर बात कर रहे थे कि वहां अपर क्लास की महिलाएं, जाति की महिलाएं, जिनके पति कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में हैं, चाहे वह गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, चाहे कहीं सेल्समैन की नौकरी कर रहे हैं, 10,000 15,000 बिहार का प्लान जानते हैं। बिल्कुल जी। और घर में यहाँ महिलाएं रह रही हैं, वह शराब की डिलीवरी कर रही हैं। महिलाएं? जी, शराब की डिलीवरी कर रही हैं। अच्छा। हाँ, आसान है। दिन भर में 10 बोतल पहुंचा दिया, 2000 करने वाली बात है। 2,000 रुपए हो गए, 2,000 रुपए हो गए। पति वहां कमाएगा 10,000 15,000, यहाँ 2,000 रोज कमा ले रहे हैं, 60,000 रुपए का महीना हो गया। आप कैसे रोक लीजिएगा? बिल्कुल, आप कैसे रोक लीजिएगा? और हर वारदात में यदि नया अपराधी, और इधर दंग करने वाली बात रही जी, कि जेल से कॉल आने लगा। पटना के एसएसपी जो ट्रांसफर हुए हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकारा ना, उन्होंने स्वयं स्वीकारा ना, कि जेल से कॉल कैसे आने लगा, कैसे आने लगा। तो ये भयावह स्थिति है। और नीतीश कुमार की यूएसपी, नीतीश कुमार का जब 2005 में आए, तो या फिर 2005 के पहले जंगल राज के खिलाफ वह लड़ रहे थे, तो क्या कहते थे? बाकी सारी बातें बाद में, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर। तो अब तो स्थिति देखिए, हम आपको भी समझाते हैं, सभी को समझाते हैं कि सड़क पर गाड़ी में ठोकर लग जाए, कुछ हो जाए, झगड़िए मत, लड़िए मत, जो होना था हो चुका, पहले घर पहुंची सुरक्षित। बिल्कुल। जिसने ठोकर मारी है, पता नहीं हुआ कौन है। आपने देखा ना कुछ दिनों पहले पटना में किस तरीके से स्कॉर्पियो से फायरिंग हुई, और पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, और उसे आप गिरफ्तार भी नहीं कर पाए। उसने अपनी सुविधा के हिसाब से सरेंडर किया। तो ये स्थिति और परिस्थिति। अब तो देखिए जिस तरीके से उस महिला पुलिसकर्मी को रौंद दिया गया, बाकी कुछ लोग और घायल हैं,
जब गाड़ी चेकिंग के लिए रुका गया, आप क्यों नहीं 7 दिनों में स्पीडी ट्रायल करके मुकदमे का निपटारा कराते हैं, उन्हें सजा दिलाते हैं? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ तो आपको कठोर, हाँ चलिए कुछ इनकाउंटर शुरू हुए हैं, लेकिन जब नए इतनी बड़ी संख्या में, अभी आपने कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले अभयानंद जी का इंटरव्यू किया था। अभयानंद जी ने एक सवाल आपसे पूछा था कि वह कौन सी जगह है जहाँ जगह सबसे है। अधिक अपराधी पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कंफ्यूज कर गई थी। हाँ, लेकिन अब जवाब पता है, अब वो जवाब जगह पता है। जेल है। वह जगह जेल है, बिल्कुल। वह हाँ। जगह जेल है, हम्म। क्योंकि ये अच्छा देखिए, जब पहली बार कोई जेल जा रहा है तो वह फिर और घनघोर अपराधी बनकर निकलेगा। अच्छा। वह क्योंकि वहां कोई भाई मिल जाएगा, बिल्कुल कोई भाई मिल जाएगा जो उसकी जमानत कराएगा। जेल तो पैसे वालों का है। बिल्कुल। तो बिहार में बढ़ता अपराध चिंताजनक स्थिति, लोगों को अब डरा रहा है। जी बिल्कुल डरा रहा है। तो चलिए अब हम अगली विधानसभा सीट का जिक्र करेंगे, और अगली विधानसभा सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है शिवहर की सीट। क्या हाल है शिवहर का? देखिए, शिवहर बिहार का सबसे पिछड़ा जिला, हम्म। पिछड़े जिला की श्रेणी में। बिल्कुल। इसे जिला बनाया था रघुनाथ झा ने। हम्म। अब रघुनाथ झा के परिवार के कब्जे में शिवहर है नहीं, बिल्कुल। और आपको जानकर हैरत होगी, हम्म। शिवहर एक ऐसा जिला जहां आज तक रेलवे की लाइन नहीं पहुंची है। नहीं पहुंची है। कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। हम्म। सोचिए, सोचिए, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी एक महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। हम्म। सोचिए, लड़कियों को डिग्री की पढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़ता हो? सीतामढ़ी। बिल्कुल। हाँ हाँ। 2013 में नहीं माफ कीजिएगा, 2018 में पहला डिग्री कॉलेज खुला, अच्छा। मतलब 7 साल पहले। जी जी जी। उसके पहले लड़कों को भी हाँ, हाँ बाहर ही जाना पड़ता था। हाँ, बिल्कुल। हाँ? तो रघुनाथ झा ने जिला बनाया। रघुनाथ झा जब तक रहे रुतबा रहा, उसके बाद इसका रुतबा खत्म होता चला गया। अब चुनाव की बात कर लें। चुनाव में आपको पता ही है कि यहाँ से चेतन आनंद चुनाव जीते बिल्कुल 2025 में। फ्लोर टेस्ट भी सबको याद है। सबको याद है। सबको याद चेतन आनंद आनंद मोहन के बेटे, हम्म। और चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। जी बिल्कुल। जीते थे। लवली आनंद को सहरसा से टिकट मिला था। हाँ? अपने जीते हुए उम्मीदवार का टिकट काटकर लवली आनंद को टिकट दिया गया सहरसा में। बिल्कुल जी। लवली आनंद हार गई थी, चेतन आनंद जीत गए थे। आनंद मोहन जेल से बाहर आए, सरकार से संबंध सुधरे, और जब नीतीश की सरकार खतरे में पड़ी तो चेतन आनंद को, आप तो गवाह रही हैं कि कैसे तेजस्वी यादव के बंगले से बाहर किया गया, पुलिस की मदद भी ली गई। बिल्कुल। तो चेतन आनंद अब तो आरजेडी के उम्मीदवार होंगे नहीं, अब जेडीयू के उम्मीदवार हाँ, होंगे। बिल्कुल जी। कई लोग कहते हैं शायद शिवहर से न भी लड़े। अच्छा। हाँ, कई लोग यह भी कहते हैं शिवहर से न भी लड़े। जी जी। ठीक है ना, हाँ। क्योंकि आनंद मोहन जी भी क्षेत्र बदलते रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। ठीक है ना, तो वह मिजाज समझेंगे। शिवहर से लवली आनंद लोकसभा का चुनाव जीत गई, लेकिन चुनाव बहुत कठिन था। बहुत कांटे का मुकाबला हुआ ऋतु जायसवाल के साथ, यह भी आपको पता है। तो यदि चेतन आनंद जेडीयू से शिवहर से लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो टिकट तो नहीं मिलेगा, कंफर्म है ये तो, बिल्कुल। यदि वह शिवहर से लड़ने की इच्छा नहीं व्यक्त करते तो हो सकता है कोई परिवर्तन हो जाए। यह सीट हो सकता है बीजेपी को भी चली जाए। ठीक है। तो देखिए, अन्य दावेदारों में यदि हम बात करें तो यहाँ पूर्व विधायक हैं ठाकुर रत्नाकर राणा बीजेपी के, वह भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चेतन आनंद से यदि रिक्ति मिलती है तो ठीक है जी। अब आशुतोष शंकर सिंह है, भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष है, शिवहर पर भी उनकी नजर है, वैसे बेलसंड और रीगा पर भी उनकी नजर है। डॉक्टर नूतन सिंह है, इनका ससुराल और मायका दोनों शिवहर है, पति भी डॉक्टर है, आरएसएस की पृष्ठभूमि से है, यह भी बीजेपी से चाहती हैं। संजीव पांडे हैं जो पूर्व जिलाध्यक्ष है। ठीक है जी। जेडीयू में एक और विकल्प है जो सरफुद्दीन है। अच्छा। पहले विधायक रह चुके हैं। ठीक है। चेतन आनंद यदि कहीं शिफ्ट होना चाहे तो सरफुद्दीन के रूप में जेडीयू के पास एक विकल्प है। ठीक है। आरजेडी की बात कर ले, महागठबंधन में तो नवनीत झा रघुनाथ झा के पौत्र हैं, दिल्ली में रहते हैं, वकालत करते हैं, लेकिन क्षेत्र से कनेक्ट रहते हैं। फारूक शेख एमएलसी, अच्छा, इनकी कहानी भी दिलचस्प है। कैसे आए थे लोकसभा चुनाव लड़ने, फिर क्या हुआ, कैसे एमएलसी बने, यह मेरी लाल डायरी में बंद है, लेकिन थोड़ा वक्त का इंतजार करना होगा। अच्छा। क्योंकि बहुत सारा अखबार का पन्ना बड़ा महत्वपूर्ण है उसमें। ठीक है, जी जी जी। तो फारूक शेख भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि यदि कार्यकाल खत्म होगा तो फिर
हाँ। पता नहीं क्या परिस्थिति हो जाए। हम्म। छोटू शाह है, शिवहर के प्रखंड है, हम्म। शिवहर प्रखंड के प्रमुख हैं, और बबलू खान है, हम्म। रघुनाथ झा के शिष्य रहे हैं। ये लोग आरजेडी में लगे हुए हैं। हम्म। जनसुराज की बात कर ले, प्रशांत किशोर की पार्टी की बात कर ले, तो अंशुमान नंदन सिंह है, ठीक है। ये नगर परिषद के पूर्व सभापति रहे, हम्म। और शिवहर का जो राजा परिवार है ना, उससे ताल्लुकात रखते हैं। हम्म। ठीक इसी प्रकार से गिरीश नंदन सिंह उर्फ प्रशांत बाबू हैं। हम्म। एक तीसरे नीरज सिंह भी विवादों में फंसे रहे हैं, ठीक है। यह भी जनसुराज में लगे हैं। अब पता नहीं क्या होगा। तो शिवहर की फटाफट खबरें तो यही है, बाकी आपको आगे बताएंगे, क्योंकि आज लगता है लंबा भी हो रहा है ना हम लोग का। हाँ सर, जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने शिवहर की चर्चा की, तो ऐसे में लालू यादव का भी जिक्र हम करना चाहेंगे आपसे। लालू यादव की भी पिछले दिनों कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कभी वो तलवार से केक काटते हुए दिखाई दे देते हैं, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ जो उनकी तस्वीर वायरल हुई। क्या लगता है बार बार इस तरह की गलतियां करना कितना नुकसान पहुंचाएगा राजद को? देखिए, जैसे बढ़ती उम्र के साथ नीतीश कुमार के प्रति मेरी सहानुभूति है, वैसे ही बढ़ती उम्र के साथ और बीमारियों के साथ लालू यादव के प्रति भी मेरी सहानुभूति है। लेकिन आपने ठीक कहा, तलवार से केक काटना, बिल्कुल, अंबेडकर की जी तस्वीर के साथ उनकी जो तस्वीर वायरल हुई। अब लोग गुलदस्ता दे रहे हैं, वह छू भी नहीं रहे हैं, ले भी नहीं रहे हैं, आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई इससे बड़ा सामंती मिजाज क्या होगा, अहंकार नहीं है तो क्या है ये? अहंकार नहीं है तो क्या। लेकिन लालू यादव लालू यादव है। हाँ। और आपने देखा ही कि भाई अब तो अनुसूचित जाति आयोग ने, जिसके उपाध्यक्ष हैं जीतनराम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार मांझी, उन्होंने लालू यादव को नोटिस भी दे दी, और एक ही दिन में 2 नोटिसें निकली। अब क्यों 2 नोटिसें निकालनी पड़ी एक ही पत्रांक से? पहले वाले में लिखा हुआ था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, फिर यह था कि देश भर में लोग इस कारण से परेशान हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, और दूसरे में उनका परिचय लालू यादव पर सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया गया। तो लालू यादव, देखिए, नीतीश कुमार की मानसिक सेहत पर सवाल उठाते हैं लोग, बिल्कुल उठाते हैं। लालू यादव की मानसिक सेहत पर कोई सवाल नहीं उठाता है। लालू यादव की शारीरिक सेहत पर लोग सवाल उठाते हैं। लालू यादव मेंटली आज भी फिट है, और वह एक एक कदम, ठीक है, वह पहले भी जिस तरीके से आप देखते हैं कि टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे रहना, पैर पर पैर चढ़ाकर, पहले भी ऐसे ही बैठा करते थे, पहले भी ऐसे ही बैठा करते थे। तो तब लोग कहा करते थे कि देखो एक कोई है, कोई शेर है, हाँ कोई शेर है, हाँ, जो बड़े वर्ग को, बड़ी जाति के लोगों को चुनौती दे रहा है कि देखो पिछड़ा का बेटा। कि अब कई लोग कहने लगे हैं कि अहंकार है, लेकिन लालू यादव लालू यादव है, हाँ लालू यादव है। और तस्वीर को लेकर ये देखिए, चुनाव का समय है, ऐसे मसले आते रहेंगे, ऐसे मसले आते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने भी तो चुनौती दी कि बिहार में जमाई आयोग बना लीजिए, हाँ, बिल्कुल, बिहार में दामाद आयोग बना लीजिए, हाँ, जब इतना कर ही रहे हैं तो एक ही आयोग बना लीजिए, वहाँ तमाम हाँ। और देखिए, जब जेडीयू और बीजेपी कहता है, एलजेपीआर भी कहने लगा कि भाई आप डोमिसाइल पर क्या बात करोगे, जब डोमिसाइल लागू करना था तो आप संजय यादव को हरियाणा से बुलाकर बिहार से राज्यसभा का सांसद बना देते हैं, प्रेम गुप्ता को बना देते हैं। तो ये लालू यादव की तो कहानी है, ये लालू यादव की कहानी है। तो अब हम अगली विधानसभा सीट का जिक्र करेंगे, और अगली विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है मोतिहारी की सीट। क्या बोल रहा है मोतिहारी? देखिए, मोतिहारी एक ऐसी सीट है, या संपूर्ण चंपारण की बात कर ले, मोतिहारी तो प्रतीक है क्योंकि राजधानी है चंपारण, जहां राधा मोहन सिंह का सिक्का चलता है। बिल्कुल, भीष्म पितामह भाजपा की राजनीति के, कहा जाता है कि उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है एनडीए में। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रही है। बिल्कुल, वो जीतते भी हैं, हारते भी हैं। अब उनके ही लोग, कई लोग चुनौती भी देते हैं। बिल्कुल, ठीक है, जी। तो राधा मोहन सिंह की जो सबसे बड़े चेले हैं प्रमोद कुमार, वो भाजपा के विधायक हैं। बिल्कुल, यहाँ मोतिहारी से, और लगातार 2005 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जाति से वैसे है। तो देखिए, राधा मोहन सिंह फिर से चाहेंगे कि प्रमोद कुमार को ही टिकट मिले। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने कहा कि राधा मोहन सिंह की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। इसी मोतिहारी शहर में नगर निगम के चुनाव में राधा मोहन सिंह के उम्मीदवार प्रकाश अस्थाना को मोतिहारी के लोगों ने चुनाव हरा दिया, नकार दिया। यदि हम
चंपारण की बात करें, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सचिंदर प्रसाद सिंह राधा मोहन सिंह के दूसरे सबसे बड़े चेले प्रमोद कुमार की बात वही माने जाते थे। 2020 में वो चुनाव हार गए। बिल्कुल बिल्कुल 2020 में चुनाव हार गए। और जब 2020 में चुनाव हारे सचिंदर प्रसाद सिंह जाति से भूमियार हैं, तो कहा जाता है कि 2024 में इस चर्चा पर कि राधा मोहन सिंह का टिकट कट रहा है, वह लोकसभा चुनाव का टिकट लेने के प्रयास में लग गए। अच्छा, हाँ, अपने ही गुरु के खिलाफ। ठीक है, मतलब हाँ, इस उम्मीद में कि गुरु का टिकट तो कट ही रहा है। हाँ, तो अब तो कहा हो सकता है कि मेरी चांदी हो जाए। हाँ, तो अब कहा जा रहा है कि राधा मोहन सिंह भी सचिंदर सिंह को कह रहे हैं कि अरे इनको तो लोकसभा का चुनाव लड़ना है ना, कल्याणपुर का चुनाव थोड़े लड़ना है, तो ये 2029 का इंतजार करें। हाँ। और राधा मोहन सिंह की आदत दूसरों में भी टांग अड़ाने की रही है। जैसे देखिए केसरिया विधानसभा क्षेत्र है, जेडीयू की सीट है, ठीक है, जेडीयू की सीट है। शालिनी मिश्रा वहां से, कमला मिश्र मधुकर की बेटी हैं, सभी जानते हैं कि उनका टिकट कंफर्म है, नीतीश कुमार का सीधा आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन राधा मोहन सिंह के दरबार में रोज शालिनी मिश्रा का टिकट कट जाता है। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ, क्योंकि सिक्का जो है हाँ, आजकल मोतिहारी में शालिनी मिश्रा का चलता है शासन प्रशासन में, तो राधा मोहन सिंह के खेल वहां चलते रहते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए पवन जायसवाल ही है, राधा मोहन सिंह को सीधी चुनौती देते हैं। हाँ। तो प्रमोद कुमार 2005 से जीत रहे हैं लगातार। राधा मोहन सिंह फिर चाहते होंगे टिकट मिल जाए, हाँ, बिल्कुल। लेकिन मोतिहारी में ग्राउंड जीरो से आप यदि पता करेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। अच्छा, बहुत है। जी। और वैसे भी एक ही चावल दाल खाते खाते आपका भी मन ये हो जाता है, उब जाता है। हाँ। तो एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन हमने कहा कि राधा मोहन सिंह के पूछे बिना, देखिए 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे, तभी भी बीजेपी की लाज चंपारण ने बचाई थी और इसमें राधा मोहन सिंह का बड़ा योगदान था। तो प्रमोद कुमार को टिकट दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे राधा मोहन हाँ। लेकिन ग्राउंड जीरो में सर्वे रिपोर्ट में भी एंटी इनकम्बेंसी है। बिल्कुल, हाँ। तो अब बीजेपी में कौन, देखिए बीजेपी में सुमित शशांक है, क्योंकि यहाँ कास्ट भी है। बीजेपी में सुमित शशांक है, सनातनी प्रवक्ता है, फायर ब्रांड प्रवक्ता है। पटना से लेकर दिल्ली तक जहां सनातन और इतिहास की बात हो, बीजेपी हर मोर्चे पर सुमित शशांक को लड़ा देती है। हाँ, बिल्कुल। और मोतिहारी के ही रहने वाले हैं, छितौनी वाला फार्मूला भी लागू करता है। तो सुमित शशांक की चर्चा होती है, फैसला बीजेपी के नेतृत्व को करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि यहाँ दिव्यांशु भारद्वाज ने ऐसी मुहिम छेड़ रखी है जी कि पूछिए मत। दिव्यांशु भारद्वाज जेडीयू के हैं और सीधे नीतीश कुमार वाले हैं। बिल्कुल। मोतिहारी के हैं, जाति से भूमियार हैं, और दिव्यांशु भारद्वाज ने मन बना लिया है कि चुनाव लड़ेंगे। यानी कि मैदान में कूद गए हैं। हाँ, और जब मन बना लेते हैं दिव्यांशु भारद्वाज, तो आपको याद होगा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव निर्दलीय दिव्यांशु भारद्वाज लड़े भी और जीत लिया था। बिल्कुल। इसके बाद तब प्रशांत किशोर जेडीयू में थे। प्रशांत किशोर की नजर गई दिव्यांशु भारद्वाज पर, ऑफर दे दिया, जेडीयू में लेकर आए, युवा जदयू का अध्यक्ष बनाया। तो संगठन का काम भी जानते हैं। इधर देखिए खेलो मोतिहारी, इतना बड़ा आयोजन कराया। बिल्कुल। तो दिव्यांशु भारद्वाज जब चुनाव लड़ने का ताल ठोक रहे हैं तो क्या होगा, और दिव्यांशु भारद्वाज लड़ ही गए, जैसा वह कह रहे हैं कि लड़ेंगे यदि उनका सामंजन नहीं हुआ तो। ठीक है। राधा मोहन सिंह को भी समझना होगा, नीतीश कुमार को भी समझना होगा। बिल्कुल। तो यह बड़ी बात वहां आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब यदि महागठबंधन की बात करें हाँ। तो देखिए पिछले चुनाव में प्रमोद कुमार के खिलाफ चुनाव लड़े थे ओम प्रकाश चौधरी, जाति से सहनी है। 92,733 मत आया था, प्रमोद कुमार को चुनाव जीते थे, और 78,088 मत लाकर ओम प्रकाश चौधरी जो सहनी है वो चुनाव हार गए थे। इस मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में सहनी आबादी है, ठीक है ना। कहा यह जाता है कि 2020 का चुनाव और भी ज्यादा कठिन होता प्रमोद कुमार के लिए। अच्छा। लेकिन ओम प्रकाश चौधरी मोतिहारी चुनाव लड़ने के लिए 15-20 दिन पहले ही आए। पहले वह सुगौली से टिकट चाह रहे थे, ठीक है। वह सुगौली से टिकट चाह रहे थे, लेकिन सुगौली में आरजेडी ने कुछ दूसरा डील कर लिया,
तो इन्हें भेज दिया गया यहाँ। ठीक है। हाँ, तो अब 2025 की चर्चा ये है कि ओम प्रकाश चौधरी जो सहनी है वह फिर से सुगौली जा रहे हैं। अच्छा। सुगौली वाले जो आरजेडी के विधायक हैं शायद उनका टिकट कटेगा। हाँ, जी। तो अब यहाँ कौन? हाँ। अब यहाँ कौन? तो देखिए चर्चा सबसे अधिक, देखिए विनोद श्रीवास्तव लालू यादव के करीबी रहे हैं, उनके साथ जुड़े रहे हैं, हाजीपुर से लेकर मोतिहारी तक का सफर है, लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन विनोद श्रीवास्तव से अधिक चर्चा है देवा गुप्ता की। देवा गुप्ता की पत्नी ही मोतिहारी की मेयर, जी, ठीक है ना। राधा मोहन सिंह से सीधे टकराने की शक्ति देवा गुप्ता की छवि भी दबंग वाली है, बाहुबली वाली। बिल्कुल। कितने केसेज हैं पता नहीं, पुलिस खोजती ही रहती है, कभी छुपते हैं, कभी जमानत पर बाहर निकलते हैं, मतलब ठीक है। तो यह बना रहता है। और मतलब इनकी छवि ऐसी है कि मत पूछिए। देखिए वहां कहा जाता है, यदि अंडरवर्ल्ड की बात करें तो देवा गुप्ता राहुल सिंह एक साथ, अच्छा, और टुन्ना सिंह और लक्ष्मी सिंह अब इनमें से किसी को उम्र कैद की सजा भी, फांसी की सजा तक मिली थी, बाद में उम्र कैद में बदली। तो इन दोनों के बीच मतलब देवा गुप्ता, राहुल सिंह बनाम टुन्ना सिंह और लक्ष्मी सिंह के बीच लड़ाई चलती रहती है। ठीक है। हाँ। ये लोग जब कहीं निकलते हैं तो रास्ता में कितनी बार गाड़ी बदलेंगे पता नहीं। अच्छा। रास्ता में कितनी बार गाड़ी बदलेंगे। लेकिन देवा गुप्ता स्वयं लड़ना चाहते हैं, तेजस्वी यादव इनकी पत्नी को लड़ना चाहते हैं। तो मेयर भी एक बड़ा पद है। हाँ, कितना बड़ा बजट होता है। बिल्कुल। तो राधा मोहन सिंह से लड़कर एक बार तो जीत लिया, दूसरी बार क्या होगा पता नहीं। तो देवा गुप्ता स्वयं भी लड़ना चाहते। देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे। यह मुकेश सहनी के पास पहुंचे भी थे, लेकिन बाद में राजेश सहनी को टिकट मिल गया था। तो इनकी खबर है कि ये अब देवा गुप्ता या देवा गुप्ता की पत्नी इन्हीं में तय होना है। अब जन स्वराज पार्टी की बात कर लीजिए, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं जी। कुमार अमित, हाँ बिल्कुल, वही वकील साहब, हाँ, जी, जिन्होंने प्रशांत किशोर को बाहर जो लेकर आए, जी। और इनकी माँ चेयरमैन भी रही है नगर परिषद की, ठीक है ना। अब पायल सिनेमा के मालिक हैं गोपाल जी जायसवाल, उनके बेटे हैं अंशुल जायसवाल, अच्छा, ठीक है ना। जन स्वराज विचार मंच के संयोजक हैं विनोद सिंह, ठीक है ना। डॉक्टर चंद्रलता झा की बेटी हैं डॉक्टर ज्योति झा, बीभा वर्मा गैस एजेंसी वाली है, अच्छा, ठीक है ना जी। रवीश मिश्रा, ठीक है, सुधा वर्मा, ऋतु रंजन, इतने सारे उम्मीदवार वहां दिखाई पड़ रहे हैं। आगे क्या होगा वो बताएंगे जी। बिल्कुल। देखिए आपने जन स्वराज का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो हम चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर की। आप भी जानते हैं कि बिहार बदलाव यात्रा पर लगातार निकले हुए और लगातार लगे हुए हैं प्रशांत किशोर। क्या लग रहा है आपको, क्या खबर मिल रही है, बिहार बदलाव यात्रा धरातल पर कितनी सफल हो रही है? देखिए यह बात तो सही है ना कि जितनी बड़ी रैली 8 जून को चिराग पासवान ने आरा में की और उसी दिन मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा ने की, बहुत बड़ी तैयारी, बिल्कुल, बड़ा संसाधन, तो वैसी रैली आजकल प्रशांत किशोर लगातार दो कर रहे हैं, हर जिले में लगातार दो कर रहे हैं, ठीक है ना। और लोग सुनने के लिए रात को 11 बजे तक इंतजार कर रहे हैं। आज जब हम लोग कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे थे, इसके पहले वाली रात को वो सीतामढ़ी के पुपरी में थे, और रात को आपने देखा कि लोग गाड़ी पर बैठ गए, लोग किस तरीके से, जी। तो और जो कहते हैं हम भी मानते हैं कि भीड़ वोट का पैमाना नहीं है, हाँ, तो यदि प्रशांत किशोर को सुनने के लिए आ रही भीड़ वोट का पैमाना नहीं है, तो दूसरे नेताओं को आ रही भीड़, वह कैसे वोट का पैमाना है? बिल्कुल, वह कैसे वोट का पैमाना है, ठीक है जी। और इसकी गवाही भी मिली है कि 2020 में सबसे अधिक तेजस्वी यादव को लोग सुनने को आते थे, लेकिन वो चुनाव मतलब सरकार नहीं बना पाए। तो एक बात ये है। दूसरी बात देखिए प्रशांत किशोर क्या है, क्या नहीं है, कहां तक पहुंचे हैं। प्रशांत किशोर के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वह एमएलसी हैं, वह प्रदेश के अध्यक्ष है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन किसी एमएलए की हिम्मत नहीं हो रही है, किसी पार्टी के एमएलए की, कि वह प्रशांत किशोर के खिलाफ बोले। हाँ, क्योंकि उस एमएलए को डर लग रहा है, 243 एमएलए को डर लग रहा है, और वो प्रशांत किशोर के पास सिफारिशें करवा रहे हैं कि आप हम पर दया रखिएगा, मेरे खिलाफ
इस जाति को या इसको उम्मीदवार मत दे दीजिएगा। हाँ, तो बिल्कुल। प्रशांत किशोर की यह उपस्थिति तो दर्ज हो गई, हो गई यह उपस्थिति तो दर्ज हो गई। जी हाँ, जी जी हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और अब देखिए जो पोल ट्रैकर आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी का खाता भी खुलने लगा। लेकिन मात्र एक सीट दिखा रहा है। भाई चिराग पासवान को एक सीट ही आया था ना। हाँ, बिल्कुल। आज चिराग पासवान फैक्टर बने हुए हैं। हाँ, जी, हाँ, जी, जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा का कोई सीट नहीं ले पाए थे 2020 में। हाँ, लोकसभा का चुनाव भी हार गए, फैक्टर बने हुए हैं। तो एक प्रशांत किशोर ने सबकी नींद हराम कर दी है। आप दिल्ली में किसी भी मीडिया हाउस में चले जाइए, सबसे पहले लोग प्रशांत किशोर के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, जी। सबसे पहले लोग प्रशांत, क्योंकि देखिए आपको एक और जानकारी दे दे, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत देश के 150 ऐसे जिले जहां बिहार के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, वहां से 50 लाख बिहारियों को जी वोट कराने के लिए बिहार लाने की बीजेपी की तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन 150 जिलों में नेता भी भेजे गए, बीजेपी के प्रतिनिधि भी भेजे गए, जिन्होंने वहां जाकर बिहार के लोगों से बातचीत की। हाँ, हाँ। चुनाव कब होना है? चुनाव होना है दिवाली से छठ के बीच में, या दशहरा से दिवाली के बीच हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब ये 150 लोग 150 जिलों में पहुंचे, हाँ, तो उन्होंने देखा कि वहां के बिहारी तो प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जी। उनमें से बिल्कुल, ऐसे भी लोग हैं, हाँ। हाँ नहीं अधिकतर हम ना कहें, उनमें से ऐसे भी लोग हैं जी। जो प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि यदि कोई घर छोड़कर गया है और वहां बड़ा आदमी नहीं बन गया है, तो वह मजबूरी में गया है, बिल्कुल वह मजबूरी में गया है। तो लोगों ने जब यह सुना कि प्रशांत किशोर की चर्चा यह कर रहे हैं, तो एक सेकंड थॉट दिमाग में आ गया, अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि दामाद की तरह लेकर हम जाएं, टिकट हम कटाएं, माला हम पहनाएं, भोजन की व्यवस्था हम करें और जाकर ये प्रशांत किशोर को वोट कर दें, बिल्कुल जाकर ये प्रशांत किशोर को वोट कर दें। तो यह एक चैलेंज, समझे ना, बना हुआ तो है। प्रशांत किशोर वहां पहुंच गए जहां आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, जहां आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर पार्टी में इस बात की चर्चा है, हमारा उम्मीदवार ये, हमारा उनका उम्मीदवार ये, प्रशांत किशोर का कौन। अच्छा, और देखिए प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं ना कि जून में और जुलाई में उम्मीदवार घोषित कर देंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, वह सिग्नल्स देंगे, वह सिग्नल्स देंगे, यानी कि ग्रीन सिग्नल मिलेगा। हाँ, नहीं सिग्नल्स मिलने शुरू होंगे, ग्रीन सिग्नल तो फाइनली हो गए ना, गाड़ी आगे बढ़ाओ, गाड़ी आगे बढ़ाओ, अच्छा, सिग्नल्स मिलेंगे, येलो वाला सिग्नल हाँ हाँ येलो वाला मिलेगा, हाँ चलो ठीक है ना, हाँ लेकिन पत्ता हुआ तब खोलेंगे जब ये दोनों गठबंधन भी पत्ता खोलने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए प्रशांत किशोर वहां पहुंच गए हैं कि उनके खिलाफ एमपी बोल सकते हैं, उनके खिलाफ एमएलसी बोल सकते हैं, उनके खिलाफ पूर्व मंत्री बोल सकते हैं जिन्हें विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन 243 विधायक बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है जी। तो अगली विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है दिनारा की सीट। क्या खबर है दिनारा से? देखिए दिनारा रोहतास की सीट, रोहतास जिले में, बिल्कुल जी, ठीक है ना, और एक ऐसी सीट जहां कई राजपूत लड़ते हैं और लालू यादव के पहलवान बाजी मार लेते हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। अब देखिए दिनारा में क्या हुआ 2020 में, 2015 में तो जय कुमार सिंह जीत गए थे, 2020 में चिराग पासवान हनुमाने बने हुए थे, तो 2020 में जीते विजय कुमार मंडल आरजेडी के 59,451 मत लाकर, ठीक है जी जी। हारे कौन कौन? हारे राजेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह पुराना, मूल रूप से भाजपा के नेता, आज भी भाजपा में, बिल्कुल, लेकिन चुनाव लड़ने को चले गए थे या चिराग पासवान की पार्टी में। अच्छा, लोजपा में जी। अब चले गए, भेज दिया गया जो, क्योंकि घर वापसी भी हुई, बिल्कुल बिल्कुल, तो इन्हें 51,313 मत आया, 8,228 मतों से चुनाव हारे। जय कुमार सिंह जो 2015 में जीते हुए थे, 2010 में भी जीते थे, वह तीसरे पायदान पर चले गए, 27,252 मत, बिल्कुल, ठीक है।
2015 में हम्म 2015 में जय कुमार सिंह महागठबंधन, हम्म नीतीश कुमार, जी। ये महागठबंधन के उम्मीदवार कहे जाएंगे ठीक है, हाँ क्योंकि बिल्कुल। जेडीयू आरजेडी सब लोग साथ में कांग्रेस हाँ साथ में थी जी। तो 64,699 मत लाकर चुनाव जीते और राजेंद्र प्रसाद सिंह झारखंड प्रभारी तब तक थे, लेकिन 2015 में इनका बिहार अवतरण ऐसे हुआ बीजेपी में जैसे यह कहा गया कि भाजपा की सरकार बनती है तो यही मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा। तो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री पद का दावेदार दिनारा में चुनाव लड़ रहा था, राजेंद्र प्रसाद सिंह लड़ रहे थे, वह चुनाव हार गए 62,008 मत लाकर। 2,691 मतों से जय कुमार सिंह जीते। बिल्कुल। जय कुमार सिंह की जीत में बड़ी मेहनत लगी थी। अच्छा। राजेंद्र सिंह को हराना भी नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती था, बड़ी चुनौती थी। समझे। तो नीतीश कुमार ने मीना सिंह को झोंक दिया था। अच्छा। ठीक है ना, सब पूर्व सांसद को झोंक दिया था। लेकिन अब देखिए जय कुमार सिंह दूसरे नेचर के हैं, 2010 में भी जीते थे। जय कुमार सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्हें जब आपको खोजना होगा तो खोज लेंगे, लेकिन जब आपको उन्हें खोजना होगा, आपको जरूरत होगी तो वो नहीं मिलेंगे। तो 2015 में भी यही हुआ कि बहुत मुश्किल से जीते और जिस मीना सिंह ने मदद की उनके बदले ही टिकट मांगने के लिए आरा में लग गए थे। अच्छा। ठीक है ना जी। हाँ, सारा एहसान भुला दिया। आप जो भी करिए, खैर राजनीति में एहसान नहीं, राजनीति में तो मौका परस्ती चलता है, राजनीति में एहसान क्या होता है, अपॉर्चुनिटी चलती है। अब 2020 में चूंकि यहाँ चिराग पासवान नंबर 2 पर रहे, तो इनकी नजर रहती है, बिल्कुल होगी। हाँ। अब जय कुमार सिंह 2010, 2020, 2015, 2020 तो हार ही गए, 2005 का भी एक चुनाव। अब यहाँ यह सीट किसको मिलेगी? बिल्कुल यह सीट किसको मिलेगी? तो देखिए बीजेपी राजेंद्र सिंह के लिए सीट मांग रही है। अब जेडीयू जय कुमार सिंह, लेकिन जय कुमार सिंह तीसरे नंबर पर चले गए हैं, इसलिए इनके नंबर्स घट रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब खबर ये आ रही कि इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने वीटो लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पर भी वीटो लगा दिया है? नहीं, इसी सीट के लिए वीटो लगाया है। अच्छा कि जी। उनका मानना है कि हमको शाहबाद वाले इलाके में हमको कुशवाहा, हमको राजपूत लड़ाना ही लड़ाना है। तो दिनारा में आलोक सिंह के लिए, क्योंकि जब वह काराकाट लड़ रहे थे तो सारे राजपूत तो इधर उधर हो गए, किनारे थाम लिए थे। एक आलोक सिंह ही थे जो उनके साथ थे, तन मन धन से। इनके भाई संतोष सिंह बिहार सरकार के मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री। और पहले भी जब यह कभी चुनाव लड़े हैं इधर उधर से तो पूरी मजबूती से लड़े हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने वीटो लगा रखा है। ठीक है। तो राजेंद्र सिंह क्या करेंगे भाई? राजेंद्र सिंह भी बड़े नेता है। तो एक चर्चा यह भी चल रही कि आरा में यदि अमरिंदर प्रताप सिंह को रिटायरमेंट दिया जाता है उनकी उम्र के कारण, तो राजेंद्र सिंह आरा जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आरा जा सकते हैं। बड़हरा की सीट जेडीयू को जा सकती है। ठीक है, बड़हरा की, क्योंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह के टिकट कटने की चर्चा चल रही है, यानी कि अदला बदली हो सकता है। लेकिन अब इस सीट पर देखिए चिराग पासवान ने कितना वजन दिया है, नहीं मुझे नहीं पता। अब अजीत राय हैं एलजेपीआर प्रदेश की किसी कमेटी में भी है, बिल्कुल जी। वह भी दावा कर रहे हैं, समझे। अब चूंकि 2 नंबर पर पार्टी थी, लेकिन वो राजेंद्र सिंह थे, बीजेपी वाले, बिल्कुल वापसी हो गए। तो अब यह देखने की बात है कि भाई राजेंद्र सिंह, आलोक सिंह, मुख्य लड़ाई इन्हीं में है। ठीक है। जय कुमार सिंह ने देखिए संजय झा से भी मुलाकात की है, ललन सिंह से भी मुलाकात की है, और उपेंद्र कुशवाहा के हर एक कार्यक्रम में आलोक सिंह की ताकत दिखाई पड़ रही है। आलोक सिंह ने वहाँ एक हेल्पलाइन नंबर शुरू कर रखा है पिछले कई महीनों से, जिसमें आपकी कोई शिकायत हो तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उस शिकायत के निपटारे की व्यवस्था की जा रही है, और कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में शिकायतों का निपटारा हुआ है। तो दिनारा की खबर ये है, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जेडीयू जैसी पार्टी के लिए पास संदेश भोजपुर में उम्मीदवार नहीं है। चलिए बताएंगे, वो भी बताएंगे। तो सुना आपने, हमने आपको बताया है कि कहाँ से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं और क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।